अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ हेड एंड नेक या ओरोडेंटल सर्जरी। अब इसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम ये कुछ डोगर से कर रहे हैं तो इसके अंदर कुछ चीज़ें सफिशिएंट इतनी नहीं लिखी हुई, तो आपने इसको ना जब भी करना है तो पास पेपर के साथ मिला कर करना है। मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा कि जो भी साथ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं आपको पास पेपर से सिनेरियोज़ के थ्रू सॉल्व करवाता जाऊँ। तो सबसे पहले हमारे पास सलिवरी ग्लैंड्स हैं। तो सलिवरी ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इनटू द मेजर सलिवरी ग्लैंड्स। जैसे कि आपको पता है पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं, 2 पैरोटिड ग्लैंड्स हैं हमारे ऑन ईच साइड ऑफ द फेस। इसी तरह सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स होते हैं और सबलिंगुअल ग्लैंड्स होते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर माइनर ग्लैंड्स भी होते हैं। 450 ग्लैंड्स यहाँ मेंशन किया हुआ है, कहीं पर 800 मेंशन किया हुआ है। सो यू हैव टू सी, आप जो देख लें। अब ड्यूरिंग सैलिवेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा फिनोमेना होता है सैलिवेशन का, ये negligible होता है ड्यूरिंग स्लीप, बट इट मे बी एज हाई एज 4 ml per minute ऑन मैक्सिमल स्टिमुलेशन। लाइक अगर you are eating food और you are anticipating for food, तो उस सूरत के अंदर जो आपकी सिक्रीशन है वो ज़्यादा हो जाती है। So in 24 hours 70% या जो majority है that is produced by the submandibular gland, 25% from the parotid gland and 5% from the sublingual glands and other माइनर सिलिवरी ग्लैंड्स। सबसे ज़्यादा हमारे पास सबमैंडिबुलर कंट्रीब्यूट करता है, फिर पैरोटिड एंड फिर सबलिंगुअल, बाकी माइनर भी इन्वॉल्व होते हैं। सो द मेन फंक्शन लिखा हुआ है सलाइवा का क्या होता है। तो डाइजेशन ऑफ कुछ, आपको पता है कुछ ऐसे इंजाइम्स होते हैं जो कि कार्ब्स को सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। आई गेस अमाइलेज होता है, तो वो मौजूद होता है। इसी तरह लुब्रिकेशन ऑफ फूड होती है और इसके साथ साथ प्रोटेक्शन ऑफ ओरल कैविटी होती है। तो ये हमारे पास मेजर के फंक्शन है, डाइजेशन, लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन। आगे हमारे पास डिसऑर्डर्स हैं सिलिवरी ग्लैंड के। तो इसके अंदर हमारे पास माइनर सिलिवरी ग्लैंड्स के पहले हैं, एक तो सिस्ट है और एक ट्यूमर है। सो सिस्ट में उसने लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रा विसेशन सिस्ट आर कॉमन इन द लोअर लिप एंड यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम ट्रॉमा एंड दे आर ट्रीटेड बाय surgical excision. इसी तरह ट्यूमर, about 90% tumors developing from minor salivary glands are malignant and are treated by wide local excision. तो आपने याद रखना है कि जो स्किन ट्यूमर्स होते हैं मोस्ट लाइकली 90% जो ट्यूमर्स होते हैं सिलिवरी ग्लैंड्स के, वो malignant होते हैं। तो एक सवाल आया हुआ था कि a young girl of 17 year of age presents with the painless cystic swelling of 1 centimeter inside present on inner surface of lower lip. It is transilluminant. What is the probable diagnosis? What is the cause and what is the management? तो एक तो खुद ने बता दिया कि पेनलेस सिस्टिक स्वेलिंग है। सो क्या हो सकती है? अभी माइनर सिलिवरी ग्लैंड की सिस्ट हो सकती है। कॉज क्या होगी? जैसे कि अपने बात कर रहे थे, तो ट्रॉमा भी हो सकता है। सो ट्रॉमा टू द ग्लैंडुलर पैरेन्काइमा और ड्रेनेज सिस्टम कैन लीड टू, या बेशक ऐड कर लीजिएगा कि जो सिस्ट का जो है फिजियोलॉजी या मैकेनिज्म, ट्रॉमा टू द ग्लैंडुलर पैरेन्काइमा और ड्रेनेज सिस्टम। मैनेजमेंट जैसे कि हमने बात की थी कि सर्जिकल एक्सीजन होती है मेनली, बट यूजुअली ये खुद ही रिजॉल्व हो जाती है। तो मैनेजमेंट में आपने लिखना है यूजुअली रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली। दूसरे पॉइंट के अंदर आप लिख सकते हैं सर्जिकल एक्सीजन। तो ये एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो आगे हमारे पास है डिसऑर्डर ऑफ द सबलिंगुअल ग्लैंड। तो सबसे पहले रेन्यूला है, तो रेन्यूला का भी क्वेश्चन आता होता है। तो रेन्यूला का जब भी आएगा ना सिनेरियो, तो वो आपको बताएगा यूनिलैटरल है, स्मूथ, पेनलेस है, फ्लक्चुएंट है, स्वेलिंग, सब मेंटल रीजन का वो जिक्र कर देता है, ठीक है। फ्लोर ऑफ माउथ का जिक्र कर देता है, ठीक है। तो ये इसके होते हैं। सो हम पढ़ लेते हैं इसको। रेन्यूला इज़ अ म्यूकस रिटेंशन सिस्ट ऑफ सबलिंगुअल ग्लैंड. It produces translucent swelling in the floor of mouth, जैसे मैं बता रहा था आपको, that takes the appearance of a frog's belly, इसीलिए इसको रेन्यूला कहा जाता है। इसका कलर जो होता है ये ब्लूइश होता है। इट इज़ ट्रांस इल्यूमिनेंट, इट इज़ फ्लक्चुएंट, और इसकी जो ट्रीटमेंट है दैट इज़ एक्सीजन ऑफ द सिस्ट अलॉन्ग विद द अफेक्टेड सबलिंगुअल ग्लैंड। तो आपने याद रखना है कि रेन्यूला तो एल आता है इसके अंदर, इसी तरह सबलिंगुअल ग्लैंड्स, ठीक है। तो मतलब यू कैन रिमेंबर कि सबलिंगुअल ग्लैंड की एक रिटेंशन सिस्ट है, ट्रांसल्यूसेंट होती है, फ्लोर ऑफ माउथ या सब मेंटल रीजन के अंदर होती है, ब्लूइश इन कलर, फ्लक्चुएंट एंड ट्रांसल्यूमिनेंट। सिनेरियो आया हुआ है, बल्कि प्लंजिंग रेन्यूला हम पहले देख लेते हैं।
So this is mucus retention cyst or sublingual or submandibular gland. So mucus collects within the cyst which perforates through the mylohyoid muscle diaphragm to enter the neck. So ये ranula है ये perforate कर जाता है actually mylohyoid muscle का and it enters the neck. So इसमें हमारे पास एक dumbbell shaped swelling आती है in the submandibular और submental region of the neck. ये भी soft होती है, fluctuant होती है और इसी तरह पेनलेस हो सकती है. डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं? अल्ट्रासाउंड या MRI पे करते होते हैं. और ट्रीटमेंट क्या है? वही लोकल एक्सीजन होती है सिस्ट की अलॉन्ग विद द सबमैंडिबुलर या सबलिंगुअल ग्लैंड, जो भी ग्लैंड इन्वॉल्व है उसके अकॉर्डिंगली. सो आगे वो बात कर रहे हैं कि रेनुला प्लंजिंग रेनुला ट्यूमर्स की बात कर रहे हैं. 85% ऑफ सबलिंगुअल ग्लैंड आर मैलिग्नेंट एंड दे आर ट्रीटेड विद वाइड एक्सीजन ऑफ ट्यूमर एंड साइमल्टेनियस नेक डायसेक्शन. ओके, सो अब हम इसका सिनेरियो पढ़ लेते हैं कि अ टीनेज गर्ल प्रेजेंटेड विद सॉफ्ट फ्लक्चुएंट स्वेलिंग इन सबमेंटल रीजन. On intraoral examination, a bulge is also seen in the floor of mouth. तो floor of mouth या submental region के अंदर soft है, fluctuant swelling है, तो most likely रेन्यूला होगा. तो दूसरा को पूछा इट इज़ द पैथोलॉजी और रिजल्ट ऑफ ट्रांस एलिमिनेशन इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट, सारा उसने टॉपिक पूछ लिया एक तरह से. सो डायग्नोसिस रेन्यूला है. सो उसकी कॉज क्या होती है? तो जो है ना, इसकी कॉज हो सकती है पार्शियल और टोटल एक्सक्रीटरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू साइलेथ, पेरीडक्टल फाइब्रोसिस और स्कारिंग. सो जो इसकी एक्सक्रीटरी डक्ट होती है ना, उसकी पार्शियल या टोटल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए ना ड्यू टू अ स्टोन या पेरीडक्टल फाइब्रोसिस या स्कारिंग. सो इसको ये तब हम कहते हैं कि रेन्यूला बन गया है आपका. ठीक है, तो इसके अंदर ये इसकी कॉज होती है. ट्रांस एल्यूमिनेशन टेस्ट का वो पूछ रहा है क्या रिजल्ट होता है. तो इसके अंदर जो ट्रांस एल्यूमिनेशन टेस्ट होता है वो पॉजिटिव होता है. इसके साथ साथ हमारे पास उसने लिखा हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन आप कैसे इसको कंफर्मेशन दो बताएं. तो MRI आप करा सकते हैं और अल्ट्रासाउंड जैसा कि हमने पहले बात की थी, CT भी करा सकते हैं, बायोप्सी करा सकते होते हैं. और इसी तरह मैनेजमेंट उसने पूछी हुई है. तो मैनेजमेंट यहाँ पर तो उसने सर्जिकल एक्सीजन लिखी हुई है. तो पास पेपर के अंदर कुछ और पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, तो वो आप नोट कर लें. सबसे पहले तो इट यूजुअली रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली. ठीक है, इसी तरह इंसीजन एंड ड्रेनेज कर सकते हैं हम. मार्सुपिलाइजेशन ऑफ सिस्ट कर सकते हैं, अगर आपको याद हो तो हमने ये ENT में पढ़ा था. सो मार्सुपिलाइजेशन ऑफ सिस्ट कर सकते हैं. इसी तरह सर्जिकल एक्सीजन ऑफ सिस्ट विद सबलिंगुअल ग्लैंड, ये इसकी तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है. इसके अलावा ये सबसे पहले हम आप पॉइंट लिखेंगे कि रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली, इंसीजन एंड ड्रेनेज, मार्सुपिलाइजेशन और सर्जिकल एक्सीजन ऑफ सिस्ट विद सबलिंगुअल ग्लैंड इज़ द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट. तो ये आपने बातें याद रखनी है. एक बात बिल्कुल नहीं लिखी हुई थी कि इसकी जो है ना ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है इसकी एक्सक्रीटरी डक्ट की ड्यू टू साइलेथ या फिर पेरीडक्टल फाइब्रोसिस और स्कारिंग. अच्छा, आगे हमारे पास है डिसऑर्डर्स ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सेलेडेनाइटिस. तो ये इन्फ्लेमेशन कहलाती है ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड और ये एक्यूट भी हो सकती है, वायरल बैक्टीरियल भी हो सकती है, क्रॉनिक भी हो सकती है. इसी तरह साइलोलिथियासिस जो है इट इज़ द स्टोन फॉर्मेशन इन द सिलिवरी ग्लैंड्स. 80% जो सिलिवरी ग्लैंड होते हैं वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड के अंदर होते हैं और ये रेडियो ओपेक होते हैं, आपको एक्सरे के ऊपर नज़र आते हैं. और ये क्या करते हैं, पार्शियल या कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड की. सो इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? सो साइलोलिथियासिस का क्वेश्चन आया करता होता है. तो पेशेंट्स यूजुअली प्रेजेंट विद पेनफुल सब मैंडिबुलर or mandible which is precipitated by eating or usually resolves 1 to 2 hours after eating. Partial obstruction causes minimal discomfort and swelling, not confined to meal. और enlarged firm submandibular gland होगा, tender on by manual examination. So basically होता क्या है, जब हम खाना खा रहे होते हैं या फिर खाने लगते हैं तो फिर ये जो ऑब्स्ट्रक्शन रिलीज़ होता है सिलिवरी ग्लैंड, तो तभी उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होती है. तो सलाइवा रिलीज़ होगा, वो जा नहीं सकेगा आगे तो उस वजह से स्वेलिंग प्रोड्यूस हो जाएगी और डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस हो जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए हमने कहा कि इनलार्ज फॉर्म सबमैंडिबुलर ग्लैंड मिलता है बाय मैनुअल एग्जामिनेशन. सो इसके अंदर हमारे पास और कौन कौन सी, यहाँ पर सिर्फ इसने बाय मैनुअल एग्जामिनेशन नहीं लिखी हुई है. तो क्योंकि इसका सिनेरियो आया हुआ है, तो सिनेरियो के अंदर उसने एक 32 ईयर ओल्ड फीमेल दी हुई है
जो कि रिकरेंट राइट मैंडिबुलर स्वेलिंग होती है, लो ग्रेड फीवर है, स्वेलिंग बिकम्स बिगर इन साइज ड्यूरिंग ईटिंग। तो ये हमारे पास जो है ना खुद ही पता लग जाता है कि सियालोलिथियासिस है। तो उसने सबसे पहले तो उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछे हुए हैं। सो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में सबसे पहले तो सेलेडेनाइटिस आ जाता होता है। इसी तरह अगर आप लिखना चाहें तो बेशक रेन्यूला भी लिख लें या प्लंजिंग रेन्यूला। न्यूप्लाज्म आप लिख सकते हैं, सेलुलाइटिस लिख सकते हैं, एब्सेस लिख सकते हैं। सेलेडेनाइटिस लिख लें आप, न्यूप्लाज्म लिख लें और एब्सेस लिख लें। इसी तरह उसकी इन्वेस्टिगेशंस के अंदर क्या क्या होगा, तो सबसे पहले तो बाय मैनुअल एग्जामिनेशन हमने करवा लिया, हमें इन लार्ज फॉर्म सबमैंडिबुलर ग्लैंड मिला। इमेजिंग के अंदर हम हाई रेजोल्यूशन सीटी करवा सकते हैं, एक्सरे करवा सकते हैं, सायलोग्राफी करवा सकते हैं और अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकते हैं। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। सबसे पहले आपके पास बाय मैनुअल एग्जामिनेशन है, HRCT आता है और HRCT के अंदर जो है ना इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, ठीक है, इनमें इमेजिंग मोडालिटी ऑफ चॉइस सायलोग्राफी और अल्ट्रासोनोग्राफी आप करवा सकते हैं, ठीक है। बाकी मैनेजमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। समटाइम्स द स्टोन पास स्पॉन्टेनियसली, द स्टोन इन द मेन डक्ट मे बी रिमूव्ड बाय ओपनिंग इन द डक्ट इन द फ्लोर ऑफ माउथ, यानी हम ओपन इसकी जो है ना एक्सट्रैक्शन कर लेंगे। इसी तरह विद इन द सब्सटेंस ऑफ ग्लैंड जो है उसके लिए फिर हमें ग्लैंड एक्सीजन करनी पड़ती होती है, ठीक है। सो इसकी ट्रीटमेंट भी यहाँ पर इनसफिशिएंट लिखी हुई है। तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट हमने लिखना होता है ट्रीटमेंट के अंदर, जैसे हमने पहले हम बात कर रहे थे, यूजुअली स्टोन पासेस स्पॉन्टेनियसली। अब ये साइज़ की बेस के ऊपर हम करते हैं। अगर तो ग्रेट लेस देन 4 मिलीमीटर का है ना, तो इसको हम एक टेक्निक होती है डॉर्मिया बास्केट, ठीक है, या इक्विपमेंट होता है। इसको हम अगर तो स्मॉलर स्टोन्स लेस देन 4 मिलीमीटर आर रिट्रीव्ड यूजिंग डॉर्मियाज बास्केट, DORMIA' basket, so smaller stones less than 4 millimeter are retrieved using Dormia basket। अब जो larger stones हैं उसके लिए हम एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल या फिर इंट्रा कॉर्पोरियल लिथोट्रिप्सी कर सकते हैं, फॉलोड बाय द डॉर्मियाज बास्केट रिट्रीवल। और दूसरा ये है कि हमने जैसे बात की थी सर्जिकल एक्सीजन ऑफ ग्लैंड कर सकते हैं अगर सब्सटेंस के अंदर है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टोन, अगर तो स्टोन है ना विद इन द डक्ट, उसको हमने जैसे पहले बात की थी कि रिमूवल बाय ओपनिंग द डक्ट इन द फ्लोर ऑफ माउथ। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स आ जाते हैं। या तो स्पॉन्टेनियसली पास करेगा, अगर तो 4 मिलीमीटर से कम है तो हम डॉर्मिया बास्केट यूज़ करेंगे। अगर तो लार्जर स्टोन है या तो हम उसकी लिथोट्रिप्सी कर देंगे या फिर हम सर्जिकल एक्सीजन करेंगे। और अगर 4th पॉइंट था कि स्टोन विद इन द डक्ट है ना, तो फिर इसको हम इट वुड बी रिमूव्ड बाय ओपनिंग द डक्ट इन द फ्लोर ऑफ माउथ। तो ये चीज़ें आप जो पॉइंट थे ऐड कर लें। आगे हमारे पास ट्यूमर्स हैं सबमैंडिबुलर ग्लैंड के। सो इसके अंदर 50% लिखा हुआ है, तो करेक्ट कर लीजिएगा। जो 60 to 70% होते हैं वो बिनाइन होते हैं और 30% मैलिग्नेंट होते हैं। बाकी अब याद करना चाहें तो कर लें, लेकिन मैंने वीडियो सुनी थी उसके अंदर उन्होंने बताया था कि बेली एंड लव के अंदर 60 to 70% बिनाइन लिखा हुआ है। तो द फीचर सजेस्टिव ऑफ मैलिग्नेंसी इंक्लूड, ठीक है। ये समटाइम सवाल पूछ लेते होते हैं कि मतलब मैलिग्नेंसी है, नोट्स पता कैसे पता लगेगा। तो एक तो रैपिड इंक्रीज इन साइज होगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ फेशियल नर्व हो सकती है, अल्सरेशन ऑफ स्किन एंड सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी हो सकती है, लिम्फ नोड इन्वायरमेंट। तो अगर फेशियल नर्व इन्वॉल्व हो गई है, साइज इंक्रीज कर गया, अल्सरेशन ऑफ स्किन हो गई है, ठीक है। इसी तरह आपके पास CT MRI आपके पास इन्वेस्टिगेशंस। इसी तरह बायोप्सी आपने इन केसेस के अंदर नहीं करनी होती। एक तो सीडलिंग हो सकती है और फेशियल नर्व डैमेज हो सकती है, तो बायोप्सी आपने नहीं करनी जब सर्जरी या एक्सटेंट ऑफ ट्यूमर के लिए आपने करना होता है। तो CT MRI कर सकते हैं, बायोप्सी नहीं करनी। FNAC की जा सकती है, ठीक है। ट्रीटमेंट में सर्जिकल एक्सीजन ऑफ ग्लैंड और सराउंडिंग कैप्सूल आता है। और अगर तो मैलिग्नेंसी है या मेटास्टेसिस हो गया तो फिर नेक डाइसेक्शन भी की जा सकती है, सर्जिकल एक्सीजन विद नेक डाइसेक्शन। बाकी यहाँ पर अभी तक हमारे जो सवाल आए थे उसके अंदर जो मैंने आपको अभी मार्किंग करवाई, मैं एक सिस्ट सी उसका क्वेश्चन आया हुआ है, रेन्यूला का आया हुआ है, सियालोलिथियासिस का आया हुआ है। इसी तरह सियालोलिथियासिस का एक और क्वेश्चन भी आया हुआ है कि रिकरेंट राइट सबमैंडिबुलर पेन है तो बिगर इन साइज एंड पेनफुल ड्यूरिंग इट। ये इसका सिग्निफिकेंट पॉइंट है, हर सिनेरियो में इसने ये बात ज़रूर की हुई है, खाने के दौरान वो बड़ी होगी, इससे पता लगेगा आपको सियालोलिथियासिस है। इसी तरह उसने डिफरेंशियल्स पूछ लिए थे और मैनेजमेंट पूछ लिए थे जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बाकी उसने यहाँ पर जो ट्यूमर्स ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड के अंदर इसी तरह सिनेरियो दिया हुआ है कि 60 year old मेल हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम पेनलेस स्वेलिंग एट
एंगल ऑफ राइट लोअर जॉ फॉर 10 years, ठीक है, क्रॉनिक हिस्ट्री है. इनिशियली इट वाज स्मॉल, but for the last 1 month it has started growing. On examination the swelling is 5 into 6 centimeter, firm and consistency, restricted mobility है, ठीक है. अब ये soft fluctuant नहीं है. Skin over it is normal and non-adherent to it, सही है. So what type of swelling patient is suffering from and what change might have occurred. So अब ये पूछ रहा है कि किस किस्म की स्वेलिंग है. तो उसने लिखा हुआ है कि बिनाइन ट्यूमर ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड है ये और क्या चेंज अकर हुई है. तो वो कह रहा है कि मलिग्नेंट चेंज अकर हुई है इसके अंदर, ठीक है. और बाकी उसने अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है इसी पार्ट, क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ विच स्ट्रक्चर शुड बी डन. तो जैसा कि हमने बात की थी कि अब इसके जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड के आसपास चीज़ें हैं, तो लिंगुअल नर्व का क्लिनिकल एग्जामिनेशन, हाइपोग्लॉसल नर्व का एग्जामिनेशन, फेशियल नर्व का एग्जामिनेशन, फेशियल नर्व के साथ फेशियल आर्टरी और एंटीरियर फेशियल वेन, ठीक है. सो क्लिनिकल एग्जामिनेशन हमने किन किन स्ट्रक्चर्स का करना है, लिंगुअल नर्व, हाइपोग्लॉसल नर्व, फेशियल वेन, फेशियल आर्टरी, इसी तरह फेशियल नर्व जो मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच होती है ना फेशियल नर्व की, इसकी. इसी तरह उसने लिखा हुआ था कि गिव ब्रीफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एग्जामिनेशन. अगर एग्जामिनेशन करेंगे तो क्या होगा. सो अगर तो अब हमने बात की थी कि स्वेलिंग हैज़ बीन चेंज फ्रॉम बिनाइन टू मलिग्नेंट, तो क्या हमें मिल सकता है. तो वही जो मैंने आपको बात बताई थी, मलिग्नेंसी के जो फीचर्स होते हैं, फेशियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट मिल सकती है, रैपिड इलार्जमेंट ऑफ स्वेलिंग हो सकती है या इंक्रीज इन साइज हो सकता है, अल्सरेशन हो सकती है ओवरलाइंग स्किन की, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी हो सकती है. तो ये मैलिग्नेंसी वाले जो फीचर्स हैं ना, ये आप इसमें लिख सकते हैं. अब इसकी उसने मैनेजमेंट लिखी हुई है. तो सबसे पहले तो हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है. फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस के अंदर CT MRI हम बात कर चुके हैं, FNAC की हम बात कर चुके हैं, ठीक है. और हमने जो बायोप्सी है वो हमने नहीं करवानी इंसिजनल. तो यहाँ पर इसने लिखा हुआ है कि इमेजिंग के अंदर अल्ट्रासोनोग्राफी विद FNAC या ट्रू कट बायोप्सी इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस. और इसके आगे उसने लिखा हुआ है CT MRI ये हम करवा सकते हैं, ठीक है. इसके अंदर एक बात इसने लिखी हुई है कि MRI इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन ऑल सलिवरी ग्लैंड एक्सेप्ट द पैरोटिड ग्लैंड. या कंफर्म कर लीजिएगा, बट लिखा हुआ है. ट्रीटमेंट के अंदर वही वाली बात है कि सर्जिकल एक्सीजन ऑफ ग्लैंड एंड सराउंडिंग कैप्सूल प्लस नेक डाइसेक्शन, ठीक है. तो ये आपने करना होता है. इसकी ये वही वाली बुक वाली ही ट्रीटमेंट लिखी हुई है, सर्जिकल एक्सीजन ऑफ ग्लैंड. इसके अंदर बस ये इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर लिख लें अल्ट्रासोनोग्राफी विद FNAC, CT MRI, ट्रीटमेंट सेम रहेगी. इसी तरह जो मैलिग्नेंसी वाले फीचर्स ये आते होते हैं और बिनाइन, ठीक है, मोस्टली जो होते हैं ना बिनाइन होते हैं. आगे हमारे पास जी पैरोटिड ग्लैंड आ जाता होता है. तो इसके अंदर हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड जो होता है ये आपकी एंगल ऑफ मैंडिबल के ऊपर पड़ा होता है और इट इज़ रिलेटेड टू द कार्टिलेज ऑफ ईयर कैनाल पोस्टीरियरली. इसके रिलेशन से लिखे हुए हैं. सो इट इज़ रिलेटेड टू द कार्टिलेज ऑफ ईयर कैनाल पोस्टीरियरली, ज़ाइगोमा सुपीरियरली, पैराफरेंजियल स्पेस मीडियली एंड स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड एंड द बैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल्स इंफीरियरली. यानी इसके पीछे ईयर कैनाल है, ऊपर सुपीरियरली ज़ाइगोमा बोन. आप खुद ही इसको ज़रा थोड़ा सा विजुलाइज कर लेना. नीचे स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड और मीडियली पैराफरेंजियल जो होती है स्पेस होती है. सो जो हमारी फेशियल नर्व होती है ये स्टाइलोमास्टॉइड फोरामेन को एग्जिट करती है और ये जो नर्व है जो फिर जो सब्सटेंस ऑफ पैरोटिड ग्लैंड है वो उसके अंदर रन करती है और इसकी जो 5 मेन ब्रांचेस होती हैं, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर, हम याद करते होते थे एनाटमी के अंदर, तो वो यहाँ पर देती होती है. सो वो बात कर रहे हैं कि द पार्ट ऑफ ग्लैंड मीडियल टू फेशियल नर्व इज़ नोन एज डीप लोब व्हाइल लैटरल टू फेशियल नर्व इज़ नोन एज सुपरफिशियल लोब. तो ये फेशियल नर्व की बुनियाद के ऊपर हम मीडियल और लैटरल लोब के अंदर इसको डिवाइड कर देते हैं. तो यह बात याद आपने रखनी है कि फेशियल नर्व अपनी 5 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होती है. अच्छा, the parotid gland receive its parasympathetic secretomotor supply from the postsynaptic postganglionic fibers distributed to the auriculotemporal nerve. यानी बेसिकली जो इसके फाइबर्स होते हैं ये auriculotemporal nerve से आ रहे होते हैं. दे आर parasympathetic secretomotor, ठीक है, और ये सप्लाई होती है. एंड पोस्ट सिनेप्टिक पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स होते हैं.
अच्छा, यहाँ पर उसने स्टेंसन्स डक्ट या पैरोटिड डक्ट का जिक्र किया हुआ है। तो जो डक्ट होती है ये 2 इंचेस लॉन्ग होती है, और ये इसका होता है क्या है कि ये एंटीरियर पार्ट ऑफ ग्लैंड से अराइज करती है। ये फिर मैसेटर मसल के ऊपर जाके रन करती है अ ब्रेथ ऑफ फिंगर, मतलब थोड़ा सा फिंगर ब्रेथ की लेंथ तक, और फिर बिलो द जाइगोमैटिक आर्च ये रन करी होती है, एंड इट पियर्सेस द बक्सिनेटर, और सेकंड अपर मोलर टूथ के अंदर ये ओपन होती है। यानी एंटीरियर पार्ट ऑफ ग्लैंड से अराइज करेगी, इट रन्स ओवर द मैसेटर बिलो द जाइगोमैटिक आर्च, इट देन पियर्सेस द बक्सिनेटर मसल्स एंड ओपन ऑपोजिट टू द सेकंड अपर मोलर टूथ। सॉरी। अच्छा, इसी तरह हमारे पास ये आपके पास आगे इसकी थोड़ी एनाटमी आ गई, तो हमारे पास डिसऑर्डर्स की हम बात कर लेते थे। इसके अंदर से सब मोस्ट कॉमन जो इसका होता है ना, वो आगे हम पढ़ेंगे, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, बाकी हम देख लेते हैं। इसके अंदर एक तो वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, आपको पता है मम्प्स के अंदर जो है ना बायलैटरल पेनफुल पैरोटिड स्वेलिंग हो जाया करती है, और ये कैसे स्प्रेड करता है, इट स्प्रेड्स बाय द एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स ऑफ इन्फेक्टेड सलाइवा, और अगर एक दफ़ा इन्फेक्शन हो जाए तो फिर आपके पास लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आ जाया करती है। इसी तरह बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, ये ज़्यादातर डिहाइड्रेटेड पेशेंट्स के अंदर होते हैं जहाँ पर सिलिवरी फ्लो कम हो जाता है, और स्टेफ ऑरियस इज़ द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिजम्स, और पेशेंट प्रेजेंट करते हैं विद पेनफुल टेंडर पैरोटिड स्वेलिंग विद द मलेज एंड पायरेक्सिया। इसकी इनिशियल ट्रीटमेंट के अंदर एंटीबायोटिक्स देते हैं, बट जो है ना एब्सेस, उसको हम नीडल एस्पिरेशन भी कर सकते हैं, या फिर इंसिजन एंड ड्रेनेज भी कर सकते होते हैं। लेकिन जो हमारे पास इंसिजन एंड ड्रेनेज है, उसके अंदर हम जो इंसिजन देते हैं वो लोअर देते हैं, ताकि हम लोअर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व उसको हम डैमेज ना करें। इसी तरह रिकरेंट पेरोटाइटिस ऑफ चाइल्डहुड, ये कहता है कि रिकरेंट पेरोटाइटिस ऑफ चाइल्डहुड इज़ अ रेयर कंडीशन ऑफ अननोन एटियोलॉजी, प्रॉबेबली इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड। इसके अंदर आपको पता लग रहा है कि जो है पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग हो रही है, तो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड स्वेलिंग ऑफ वन और बोथ पैरोटिड ग्लैंड एसोसिएटेड विद फीमर मलेज। The symptoms are worsened by eating and chewing and often persist for 3 to 7 days। ठीक है। लेकिन इसकी जो मेजर क्लिनिकल फीचर है ना, जो कि इसको बाकी पैरोटिड स्वेलिंग से डिफ्रेंशिएट करती हैं, दैट इज़ लैक ऑफ पस एंड प्रेजेंस ऑफ रिकरेंट एपिसोड्स। ठीक है, बार बार होता है और इसके अंदर पस नहीं होती। इसको हम कैसे डायग्नोस करते हैं? अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, इसी तरह सायलोग्राफी करवा सकते हैं। सायलोग्राफी बेसिकली मतलब एक्सरे है सिलिवरी ग्लैंड का। इसी तरह हमें ना एक टिपिकल स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस मिलती है सायलोग्राफी के ऊपर, और ये जो कंडीशन है सेल्फ लिमिटिंग है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करती है। इसके बाद हमारे पास पैरोटिड ट्यूमर्स, सही है, और इसके अंदर हमारे पास 80-90% जो है वो पैरोटिड ग्लैंड के ट्यूमर होते हैं, बेनाइन होते हैं, और पैरोटिड हमारे पास मोस्ट कॉमन साइट है फॉर सिलिवरी ग्लैंड ट्यूमर्स। ठीक है, पैरोटिड के अंदर सबसे ज़्यादा या मोस्ट लाइकली साइट है कि जहाँ पर ट्यूमर अराइज कर सकता है, और इसके अंदर सबसे जो बिनाइन, एक तो 80-90% बिनाइन होता है, और उसमें से भी प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा इज़ द मोस्ट कॉमन। ये पूछ लेते होते हैं कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछ लेते हैं, या फिर इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ द पैरोटिड जो है ना, ये भी पूछ लेते होते हैं ट्यूमर्स की। तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास बिनाइन ट्यूमर्स आ जाते हैं। इसके अंदर हमारे पास प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा और मिक्स ट्यूमर, ये सबसे कॉमन है। इसी तरह वार्डिन ट्यूमर और मोनोमॉर्फिक एडिनोमा इज़ कॉमन। बिनाइन के अंदर आप और 2 चीज़ें लिख लें, ऑनकोसाइटोमा एंड बेजल सेल एडिनोमा, तो ये बिनाइन हो जाते हैं आपके। इसी तरह फिर हमारे पास मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आते हैं। लो ग्रेड के अंदर एसिनिक सेल कार्सिनोमा आता है, एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा आता है, और लो ग्रेड म्यूको एपिडर्मॉइड कार्सिनोमा आता है। हाई ग्रेड के अंदर हमारे पास एडिनो कार्सिनोमा आता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा आता है, ठीक है, और हाई ग्रेड म्यूको एपिडर्मॉइड कार्सिनोमा आता है। तो ये आपने याद रख लेना है। इसके अलावा लिम्फोमास भी हो सकते हैं और सेकेंडरी ट्यूमर्स भी हो सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो हमारे पास जो होता है म्यूको एपिडर्मॉइड होता है, ये बात आप याद रखिएगा। और मोस्ट कॉमन जो बिनाइन होता है वो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा होता है। ये आपके पास, ये आप अच्छी तरह इसको मार्क भी कर लीजिएगा, SAQ इसमें से आया हुआ है। हमारे पास अगला जो टॉपिक है दैट इज़ प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। द मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ ग्लैंड, इसको हम मिक्स ट्यूमर भी कहते होते हैं, क्योंकि इसके अंदर एपिथेलियल और मेसोडर्मल एलिमेंट्स
दोनों होते हैं. जो mesodermal parts, they arise from the myoepithelial cells, which is the contractive tissue surrounding the tubule, and it usually involves the superficial lobe of the parotid gland. तो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर स्लो ग्रोइंग स्वेलिंग होगी ओवर द एंगल ऑफ मैंडिबल. इसी तरह रेज्ड एयर लोब्यूल आएगा. स्वेलिंग कैन नॉट बी मूव्ड ओवर जाइगोमैटिक बोन. सही है. तो ये आपने ये चीज़ें याद रखनी. इसी तरह फेशियल नर्व आपकी जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन लॉन्ग स्टैंडर्ड प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा होता है. ये मैलिग्नेंसी के अंदर टर्न कर सकता है. सो इसके अंदर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं. तो एक तो क्वेश्चन आया हुआ है कि 35 ईयर ओल्ड मेल्स ओपीडी में प्रेजेंट किया 3 into 2 centimeter स्वेलिंग एट एंगल्स ऑफ मैंडिबल ऑन राइट साइड फॉर 1 month. ठीक है. और एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन में पूछी हुई है. इसमें पूछा हुआ है कि मोस्ट कॉमन ट्यूमर कौन सा है. इन्वेस्टिगेट करेंगे और कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि आप इसकी सर्जरी के अंदर प्रिजर्व करेंगे. ठीक है. और कॉम्प्लिकेशंस भी बताएं ड्यूरिंग द पैरोटिड सर्जरी. इसी तरह उसने क्लासिफिकेशन पूछी हुई है. इसी तरह उसने पूछा हुआ 45 ईयर ओल्ड फीमेल है, स्वेलिंग है 5 into 5 की इन फ्रंट एंड बिलो द ईयर फ्रॉम लास्ट 5 years. स्वेलिंग इंक्रीज्ड इन साइज since onset. On examination it is firm in consistency, non-tender और जो है ना lobulated in texture. तो इसका उसने डायग्नोसिस प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा दिया हुआ है. सो ये भी जो होती है ना स्लोई ग्रोइंग, क्योंकि स्वेलिंग होती है ओवर द एंगल ऑफ मैंडिबल फॉर मैनी ईयर्स. इसी तरह से बात की ना कि स्वेलिंग है इन फ्रंट एंड बिलो द ईयर. सो ये आपका एंगल ऑफ मैंडिबल बन जाता है ओवर 5 years. ठीक है. और बाकी उस फर्म उसकी कंसिस्टेंसी है, नॉन टेंडर है. तो ये तमाम जो है ना फीचर्स के मैच करते हैं. तो इस तरह 35 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंट विद ग्रेजुअली इनलार्जिंग स्वेलिंग इन द लेफ्ट पैरोटिड रीजन. सो कॉमनेस्ट ट्यूमर मेथड्स क्या होते हैं जिससे हम फेशियल नर्व को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और कॉम्प्लिकेशंस पूछी हुई हैं. तो मैं क्वेश्चंस आपको करा दूंगा साथ साथ. तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इन्वेस्टिगेशंस हम क्या कराते हैं. तो इसका क्वेश्चन उसने पूछा हुआ इन्वेस्टिगेशंस का. सो इसके अंदर हमारे पास अल्ट्रासोनोग्राफी विद FNAC इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस. बाकी CT MRI हम करवा सकते हैं. ये हमने पहले भी बात की थी अल्ट्रासोनोग्राफी वाली. सो ये आपने याद रखनी है. अल्ट्रासोनोग्राफी विद FNAC इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस. और सब मैंडिबुलर ग्लैंड के अंदर हम बात कर रहे थे ना, और साथ CT MRI के अंदर हम देख सकते हैं. बाकी हमारे पास इसकी ट्रीटमेंट आ जाती होती है. तो अब इसके अंदर ना हमारी क्वेश्चन भी आया हुआ है ट्रीटमेंट का. तो सर्जरी करते होते हैं. सर्जरी का नाम है पेरिडेक्टमी. फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है. तो हमारे पास सुपरफिशियल पेरिडेक्टमी आती होती है और टोटल कंजर्वेटिव पेरिडेक्टमी आती होती है. तो जो हमारी पेरिडेक्टमी है ना, अगर तो जस्ट सुपरफिशियल लोब इन्वॉल्व होता है तो हम सुपरफिशियल पेरिडेक्टमी करते हैं. और जो सुपरफिशियल सरफेस होता है ना पैरोटिड का, वो हम रिमूव कर देते होते हैं. इसी तरह अगर बोथ लोब्स इन्वॉल्व हो जाएं तो फिर हम टोटल कंजर्वेटिव पेरिडेक्टमी करते हैं. इसके अंदर हम फेशियल नर्व को प्रिजर्व करते हैं. ठीक है. और ये आप क्या हो गया. इसी तरह ये पूछ लेता होता है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछ लेता है. तो इसके अंदर कोई इसी तरह ना स्वेलिंग है नियर द एंगल ऑफ मैंडिबल, तो उसकी या प्लियोमॉर्फिक की भी उसने पूछी हुई डिफरेंशियल. तो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा इटसेल्फ वार्डन ट्यूमर हो सकता है, ऑन्कोसाइटोमा और बेसल सेल एडिनोमा. तो अगर प्लियोमॉर्फिक के अंदर जितने भी बिनाइन ट्यूमर्स हैं ना, वो सारे उसके डिफरेंशियल्स के अंदर आ जाएंगे. ठीक है. और हमारे पास आपकी ट्रीटमेंट भी हो गई और इसकी इन्वेस्टिगेशन. तो हमने मैनेजमेंट जो है वो कवर कर लिया. सो बाकी वो सुपरफिशियल पेरिडेक्टमी की बात कर रहे हैं, तो वो हम इसको जिक्र कर लेते हैं. अभी हमने आगे चैप्टर के आखिर के अंदर हमने ट्यूमर के बाद इसको जिक्र करना ही है, तो मैं आपको उससे करा दूंगा. बाकी इससे जो है ना रिलेटेड कोई और क्वेश्चन नहीं है, और इसमें से कुछ नहीं है. बाकी आगे आपके पास आता है मोनोमॉर्फिक एडिनोमा और वार्डन ट्यूमर. इसमें से कोई क्वेश्चन तो नहीं आया हुआ, लेकिन इसके अंदर इसको हम एडिनो लिम्फोमा कहते हैं, और ये बिनाइन ट्यूमर है और इट इज़ मोर कॉमनली इन मेल्स. ठीक है. और द ट्यूमर प्रोबेबली अराइजेज फ्रॉम द ट्रैपिंग ऑफ जुगुलर लिम्फ सैक्स इन पैरोटिड ड्यूरिंग डेवलपमेंटल पीरियड. ठीक है.
सो जो जुगुलर लिम्फ सैक्स होती है ना हमारी, ट्रैपिंग ऑफ जुगुलर लिम्फ सैक्स उस वजह से होता है। तो हिस्टोपैथोलॉजिकली पेपिलरी एपिथेलियम इज एम्बेडेड इनटू द लिम्फ स्ट्रोमा। और इसकी एक स्पेसिफिक बात होती है कि ना जो हम टेक्नीशियम स्कैन करवाते होते हैं ना 99 स्कैन, तो उसके ऊपर हॉट स्पॉट होता है। बाकी सारे जितनी भी चीज़ें हैं ना लाइक प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा, उसका कोल्ड स्पॉट आया करता होता है। तो इसके अंदर आपने ये बात याद रखनी है कि अगर डिफरेंस कभी आए ना प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा और वार्डिन का, तो इसके अंदर हॉट स्पॉट होता है और उसके अंदर कोल्ड स्पॉट होता है, और ये यूजुअली बायलैटरल होता है, ठीक है। और इसकी मेलिग्नेंसी का चांस भी कम होता है, ठीक है। जो प्लियोमॉर्फिक होता है वो मेलिग्नेंट हो सकता है, 3 to 5% मेलिग्नेंट हो सकता है, लेकिन वार्डन ट्यूमर इज़ नेवर मेलिग्नेंट। इट इज़ यूजली इट इज़ बायलैटरल। 10% केसेस में बायलैटरल हो सकता है, हॉट स्पॉट नज़र आता है। और ये बात याद रखिएगा, जो प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा होता है वो यूनिलैटरल होता है, उसके अंदर 3 to 5% मेलिग्नेंसी चांस होता है और कोल्ड स्पॉट होता है ऑन टेक्नीशियन स्कैन। अगर हमारे पास मेलिग्नेंट ट्यूमर्स आ रहे हैं पैरोटिड ग्लैंड की, हमें पहले बात की थी, लो ग्रेड एसेनिक सेल कार्सिनोमा, एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा, लो ग्रेड म्यूको एपिडर्मॉइड कार्सिनोमा। इसी तरह हमारे पास हाई ग्रेड के अंदर एडिनो कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, हाई ग्रेड म्यूको एपिडर्मॉइड कार्सिनोमा। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या आते हैं हमारे पास? तो फिक्स्ड हार्ड स्वेलिंग हो सकती है पैरोटिड रीजन की, सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी हो सकती है, फेशियल नर्व पाल्सी हो सकती है। तो ये आप चीज़ें देख लें। और इसी तरह हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या आएंगी, तो हमारे पास FNAC आ सकती है और CT MRI आ सकता है। अच्छा, इसके आगे उसने स्टेजिंग लिखी हुई है। और अगर TX है तो प्राइमरी ट्यूमर एक्सेस नहीं किया जा सकता है, T0 नो एविडेंस ऑफ प्राइमरी ट्यूमर, TIS कार्सिनोमा इन T2, T1 ट्यूमर लेस देन 2 सेंटीमीटर, T2 greater than 2 but less than 4, T3 में greater than 4 less than 6 सेंटीमीटर, T4 के अंदर it involve the adjacent structures। रीजनल लिम्फ नोड्स हैं, NX है, रीजनल लिम्फ नोड के नॉट बी असेस्ड, N0 नो मेटास्टेसिस, N1 के अंदर इप्सिलैटरल सिंगल नोड इन्वॉल्व होता है लेस देन 3 सेंटीमीटर, N2A के अंदर सिंगल एप्सिलेटरल नोड ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर बट लेस देन 6 सेंटीमीटर। इसी तरह N2B के अंदर मल्टीपल इप्सिलेटरल नोड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसी तरह N2C के अंदर बायलैटरल या कॉन्ट्रालैटरल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, और N3 के अंदर मेटास्टेसिस किसी भी लिम्फ नोड में हो सकता है एंड इट इज़ ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा, N0 में नो मेट्स, N1 के अंदर सिंगल इप्सिलेटरल ग्रेटर देन लेस देन 3 सेंटीमीटर, N2A के अंदर सिंगल इप्सिलेटरल नोड ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर, N2B के अंदर मल्टीपल इप्सिलेटरल लिम्फ नोड्स हो सकते हैं, N2C के अंदर हमारे पास बायलैटरल या कॉन्ट्रालैटरल होंगे, और N3 के अंदर एनी लिम्फ नोड ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर। सो डिस्टेंट मेटास्टेसिस ऐसी M0 नो एंड M1 एविडेंस ऑफ डिस्टेंट मेटास्टेसिस। सो जो लो ग्रेड ट्यूमर्स होते हैं उसको हम सुपरफिशियल पेरिडेक्टमी करते होते हैं, और हाई ग्रेड ट्यूमर्स के अंदर हम रेडिकल पेरिडेक्टमी किया करते होते हैं, ठीक है। सो जो रेडिकल पेरिडेक्टमी होती है उसके अंदर हम कंप्लीट पैरोटिड ग्लैंड्स इंक्लूडिंग द फेशियल नर्व को निकाला करते हैं। इसी तरह मैसेटर मसल को भी निकाला करते हैं, और नेक डायसेक्शन भी की जाती है, ठीक है, अगर कोई मैलिग्नेंसी हो। तो कॉम्प्लिकेशंस पैरोटिड सर्जरी की लिखी हुई मैंने आपको पहले ही बताया था, इसकी सवाल आया हुआ है। एक तो उसने पूछा हुआ था कि स्ट्रक्चर्स कौन से प्रिजर्व करने हैं, और पैरोटिड। एक और क्वेश्चन भी आया हुआ है कि साइंस ऑफ मैलिग्नेंसी क्या क्या होते हैं, तो ये पीछे लिखा हुआ भी था प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा में, रिसेंट इंक्रीज इन साइज, इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किन, सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी, फेशियल नर्व की जो पाल्सी है, ये तमाम चीज़ें साइंस ऑफ मैलिग्नेंसी के अंदर आती हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं सर्जरी की? हीमाटोमा हो सकता है, हमारे पास इन्फेक्शन हो सकता है, हमारे पास फेशियल नर्व की जो वीकनेस हो सकती है टेम्परेरी, फेशियल नर्व की परमानेंट वीकनेस हो सकती है, नमनेस ऑफ ईयर लोब एसोसिएटेड हो सकता है ड्यू टू ग्रेट ऑरिकुलर नर्व ट्रांजैक्शन, फ्रे सिंड्रोम हो सकता है। सो ये आपने चीज़ें जो है ना ये याद रखनी है। इसी तरह हीमाटोमा इन्फेक्शन भी हो सकता है। हाँ, बाकी इसके अंदर हमारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, और हमने स्ट्रक्चर, अच्छा स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें ना, जो कि हमने सुपरफिशियल पेरिडेक्टमी के अंदर रिमूव करने होते हैं, ये आप उस टॉपिक के साथ लिख लीजिएगा, फेशियल नर्व, स्टाइलोमास्टॉइड आर्टरी और स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, ये आपने जो है ना इसको बचा के रखना होता है। और इसके अंदर फिर फ्रे सिंड्रोम आता है। फिर फ्रे सिंड्रोम में ये होता है कि आपके जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं
फ्रॉम द ऑरिको टेम्पोरल नर्व, जिन्होंने सिलिवरी ग्लैंड को सप्लाई करना होता है। सो या वो तो डैमेज हो जाते हैं या वो फिर ना उनकी मिस सप्लाई हो जाती है टू द स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स सिलिवरी ग्लैंड को सप्लाई करने की बजाय आपके स्वेट ग्लैंड्स को सप्लाई करने जाते हैं। बेसिकली इनका ताल्लुक ईटिंग के साथ होता है। तो जब भी फिर स्मेल आती है खाने की या खाना शुरू करते हैं तो देयर इज़ प्रोफ्यूज स्वेटिंग या एरिथमा, तो स्वेटिंग शुरू हो जाती है इंस्टेड ऑफ सैलिवेशन, ठीक है। तो ये आपके पास ईएनटी के अंदर आपको याद होगा कि अगर ये डिफेक्ट आ जाए सप्लाई के अंदर कि पैरासिम्पैथेटिक जो ऑरिको टेम्पोरल नर्व के फाइबर्स हैं वो सिलिवरी की बजाय वही वाले फाइबर्स स्वेट ग्लैंड्स को सप्लाई कर दें, तो वो एक ना रिफ्लेक्स बन जाता है, खाने के साथ पसीना आता है। प्रिवेंशन क्या करते हैं, स्टर्नोमास्टॉइड फ्लैप बिटवीन स्किन एंड पैरोटिड बेड रख सकते हैं, इसी तरह टेम्पोरल फेशियल फ्लैप रख सकते हैं, इसी तरह इंसर्शन ऑफ आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन बिटवीन स्किन एंड पैरोटिड बेड। बाकी मैनेजमेंट क्या करते हैं, एंटी पेस्पेरेसेंट कर सकते हैं, डीनर्वेशन कर सकते हैं बाय टिम्पैनिक न्यूरेक्टमी, इसी तरह बॉटुलिनम टॉक्सिन भी आप इंजेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसकी जो है ना मैनेजमेंट आ जाती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास स्टेप्स ऑफ सुपरफिशियल पैराडेक्टमी है। सो एक मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर आपने प्रिजर्व करने होते हैं पैराडेक्टमी के अंदर सुपरफिशियल। तो फेशियल नर्व, स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड और स्टाइलोमेस्टॉइड और स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड, ये 3 चीज़ें हैं। तो अगर हमारे पास स्टेप्स ऑफ सुपरफिशियल पेरिडेक्टमी आते होते हैं। सो जैसे कि हमने पहले बात की थी कि अगर सुपरफिशियल लोब इन्वॉल्व हो तो पैरोटिड सुपरफिशियल टू फेशियल नर्व इज़ रिमूव्ड। सो सबसे पहले हमारे पास इंसिजन हम एक मेड करते हैं। सबसे इंसिजन मेड इन ए रिलैक्स प्री ऑरिकुलर स्किन क्रीज एंड इट कर्व्स अराउंड द लोब्यूल टुवर्ड द मास्टोइड टिप। आप देख सकते हैं ऊपर उन्होंने एक इंसिजन दिखाई हुई भी है। और आगे आपके पास उसके बाद आपने जो सब प्लेटिज्मल फ्लैप्स होते हैं उनको रेज करना होता है, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व को आइडेंटिफाई करना है और उसको प्रिजर्व करना है। इसी तरह द फैशिया अलोंग द स्टर्नोक्लीडोमेस्टाइड मसल, उसका इंटीरियर बॉडीज को एक्सरसाइज करना है। एंड इसके साथ हमने जो फेशियल नर्व जो है उसको हमने उसका जो मेन ट्रक है उसको एक्सपोज करना है और उसके बाद हमने इसको आइडेंटिफाई करना है, प्रिजर्व करना है। उसके बाद जो ऑल फेशियल फॉलो द ब्रांचेज ऑफ फेशियल नर्व एंड डाइसेक्ट द ग्लैंड ऑफ द फेशियल नर्व एंड रिमूव इट, सुपरफिशियल पैराडेक्टमी हम इसको कहते होते हैं। तो सबसे पहले आपने एक इंसिजन देना है प्रीऑरिकुलर स्किन के अंदर। उसके बाद आपने जो प्लेटिज्मल फ्लैप्स हैं उनको रेज करना है, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व को आइडेंटिफाई करना है और उसे प्रिजर्व करना है। जैसे एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोमेस्टॉइड को आपने इंसाइज करना है और उसके बाद आपने जो मेन ट्रंक ऑफ फेशियल नर्व है उसको एक्सपोज करना है और जो बाकी ग्लैंड है उसको प्रिजर्व करते हुए उसको रिमूव कर देना है, डाइसेक्ट कर देना है द ग्लैंड ऑफ द फेशियल नर्व ब्रांचेस। तो इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें प्रिजर्व करनी है। सबसे पहले तो फेशियल नर्व सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है जो कि इसको रेडिकल पेरिडेक्टमी से रिमूव करती है, मतलब डिफ्रेंशिएट करती है। स्टर्नोक्लीडोमेस्टाइड मसल को भी हमने प्रिजर्व किया और स्टाइलोमेस्टाइड आर्टरी को। और इसके अंदर उसके बाद हमारे पास टोटल कंजर्वेटिव पेरिडेक्टमी होती है। सो व्हेन डीप लोब ऑफ पैरोटिड इज इन्वॉल्व बाय ट्यूमर इट कैन बी रिमूव्ड बाय प्रिजर्विंग द फेशियल नर्व। जैसे हमें बात की थी कि अगर डीप लोब हो तो फिर टोटल करते होते हैं। सो इसके अंदर हम डायसेक्शन जो है परफॉर्म करते हैं मेन ट्रंक ऑफ फेशियल नर्व एंड इट ब्रांचेज आर सेपरेटेड फ्रॉम द डीप लोब। और इसी तरह हमारे पास रेडिकल पेरिडेक्टमी होती है। अच्छा, अब जो रेडिकल पेरिडेक्टमी होती है ना, इसके अंदर हम बोथ जो लोब्स होते हैं ग्लैंड के अच्छा, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा की जब भी ट्रीटमेंट आएगी ना उसके अंदर आपने बस ये 2 चीज़ें लिखनी होती हैं, पेरिडेक्टमी सुपरफिशियल एंड डीप। उसके अंदर रेडिकल नहीं लिखनी क्योंकि वो यूनिलैटरल एक कंडीशन होती है और सुपरफिशियल होती है। तो रेडिकल पेरिडेक्टमी इज परफॉर्म व्हेन द बोथ लोब्स ऑफ द ग्लैंड एंड फेशियल नर्व इज इन्वॉल्व बाय द ट्यूमर। और ये ट्यूमर्स के अंदर कहते हैं रेडिकल पेरिडेक्टमी पैरोटिड ग्लैंड अलॉन्ग विद द फेशियल नर्व, फैट, फैशिया, मसल्स के अंदर मैसेटर, टीरियोगॉर्डन, बक्सिनेटर, ये हम रिमूव करते हैं। इसके साथ साथ नेक डाइसेक्शन भी करते हैं जहाँ पर आपकी जो है ना ट्यूमर मेटास्टाइज किया है। अच्छा, इसके साथ हम हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं ये जो चैप्टर है ये एंड हो जाता है। तो मैं फिर भी आपको कोई क्वेश्चन देख लेता हूँ। ट्यूमर्स के अंदर हमारे पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस थे। अच्छा, इसके अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था कि ना उसने स्वेलिंग दी हुई है, राइट साइडेड स्वेलिंग नियर द एंगल ऑफ जॉ, और वो चेंज जो है उसके अंदर नहीं है।
तो मोस्ट कॉमन डिफरेंशियल्स बताने थे, मैंने आपको बता दिए थे, बिनाइन कंडीशन है। कॉजेज ऑफ या कॉमन साइंस ऑफ मैलिग्नेंसी मैंने वो भी आपको बता दिए थे, फेशियल नर्व वीकनेस, रैपिड इनलार्जमेंट। और उसने एक सवाल पूछा हुआ था 3 कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द प्रोसीजर ड्यू टू इंजरीज टू सराउंडिंग नर्व। सही है, तो अगर हम कोई सर्जरी वगैरह करें तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है नर्व्स की? तो एक तो फेशियल नर्व की वीकनेस हो सकती है, पर टेम्परेरी हो सकती है या फिर परमानेंट हो सकती है, फेशियल नमनेस हो सकती है। इसी तरह हमने कॉम्प्लिकेशन के अंदर बात की थी, परमानेंट नमनेस ऑफ ईयर लोब्यूल हो सकता है ड्यू टू डैमेज टू द ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व। तो ये आपने बात याद रखनी है, क्योंकि जब हम सुपरफिशियल प्रोसीजर कर रहे थे उसके अंदर भी हमने जो ग्रेट ऑरिकुलर नर्व थे उसको प्रिजर्व किया था। इसी तरह फ्रे सिंड्रोम होता है ऑरिको टेम्पोरल नर्व की वजह से। सही है, तो ये 3 नर्व्स हैं। फेशियल नर्व हो सकती है, उसकी वजह से वीकनेस हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन हो सकती है लीडिंग टू फेशियल नर्व वीकनेस एंड फेशियल नमनेस। इसी तरह नमनेस ऑफ ईयर लोब हो सकता है ड्यू टू ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व ट्रांजैक्शन। इसी तरह फ्रे सिंड्रोम हो सकता है ड्यू टू ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व। तो बाकी इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन में पहले बात कर ली थी पेरिडेक्टमी की, और इसके अंदर एज सच और कोई चीज़ नहीं है। हाँ, एक और क्वेश्चन था कि मोस्ट कॉमन ट्यूमर्स ने पूछा हुआ पेरियोडिक का वो प्लियोमॉर्फिक होता है, और आप उसने पूछा हुआ था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेन ट्रंक ऑफ फेशियल नर्व हम कैसे करते हैं। तो अब एक तो विजुअल आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। इसी तरह हम एंट्रोग्रेड मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट यूटिलाइजेज द एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स टू आइडेंटिफाई नर्व ट्रंक्स आफ्टर एग्जिट फ्रॉम द स्टाइलोमेस्टाइड फिनोमेना। ठीक है, इसी तरह हम नर्व स्टिमुलेटर के थ्रू भी इसको देख सकते हैं। इंट्रा ऑपरेटिव नर्व मॉनिटरिंग कर सकते हैं, इंट्रा ऑपरेटिव नर्व स्पेसिफिक इमेजिंग कर सकते हैं। सो इस तरह हम जो है ना जो मेन ट्रंक ऑफ फेशियल नर्व है वो हम कर रहे हैं। 3 मेथड उसने पूछे हुए हैं। तो एक आप विजुअल आइडेंटिफिकेशन लिख सकते हैं, इसके साथ साथ आप एंट्रोग्रेड मेथड लिख सकते हैं और रेट्रोग्रेड मेथड लिख सकते हैं। सही है, तो एंट्रोग्रेड मेथड के अंदर हमने स्टाइलोमेस्टाइड फिनोमेना से इसको ट्रेस करना होता है, और रेट्रोग्रेड मेथड में हमने जो इसकी ब्रांचेस होती है ना उससे पीछे इसको ट्रेस करना होता है। इसी तरह हमारे पास नर्व स्टिमुलेटर होता है, या ऑपरेशन के दौरान हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, या फिर इंट्रा ऑपरेटिव इमेजिंग के थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारे पास आ जाती हैं ट्यूमर्स ऑफ ओरल कैविटी। तो हमारे पास प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस हैं ओरल कैविटी की। तो हमारे पास हाई रिस्क लीजन्स हैं और लो रिस्क लीजन्स होती हैं। हाई रिस्क लीजन्स के अंदर हमारे पास एरिथ्रोप्लेकिया हो सकता है और क्रॉनिक हाइपरप्लास्टिक। ये कंडीशन आया, उसने सवाल पूछा हुआ है कि व्हाट आर कंडीशंस एसोसिएटेड विद मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओरल कैविटी एंड ओरोफेरिंक्स। तो हाई रिस्क लीजन्स के अंदर एरिथ्रोप्लेकिया और क्रॉनिक हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस। ठीक है, और एक और कंडीशन ऐड कर लें, प्रोलिफरेटिव विरोशियस ल्यूकोप्लेकिया, प्रोलिफरेटिव विरोशियस VERRUCOUS ल्यूकोप्लेकिया। इसी तरह हमारे पास लो रिस्क के अंदर ओरल लाइक प्लैनस आ सकता है और डिस्कॉइड ल्यूपस एरिथेमेटोसिस हो सकता है। सही है, और इसी तरह मीडियम रिस्क भी एक आता है। मीडियम रिस्क के अंदर हम ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस कर सकते हैं या सिफिलिटिक ग्लोसाइटिस कर सकते हैं। तो ये आप चीज़ें नोट कर लें। हाई रिस्क के अंदर एरिथ्रोप्लेकिया, क्रॉनिक हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस और क्रॉनिक हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस। मीडियम रिस्क लीजन्स के अंदर ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस होता है, सिफिलिटिक ग्लोसाइटिस। लो रिस्क के अंदर आपके पास ओरल लाइकन प्लैनिस हो सकता है और हमारे पास डिस्कॉइड ल्यूपस एरिथेमेटोसिस हो सकता है। तो ये आप चीज़ें याद कर लें और इसको मार्क भी कर लें। उसके बाद हमारे पास एरिथ्रोप्लेकिया, इसका क्वेश्चन आया हुआ है कि 35-year-old पेशेंट प्रेजेंट विद हाइपर केराटोटिक पैचेस ऑन हिज टंग। कंडीशन का नाम बताएं और इस कॉजेज बताएं। तो ल्यूकोप्लेकिया इज एनी वाइट पैच और प्लैक दैट हैज नो ऑब्वियस कॉज एंड दैट कैन नॉट बी कैरेक्टराइज्ड क्लिनिकली और पैथोलॉजिकली। इट इज स्मूथ, रिंकल्ड और फिशर्ड। स्पेकल्ड ल्यूकोप्लेकिया is a variant of leukoplekia that has erythematous base and has malignant potential. So causes के अंदर हमारे पास टोबैको, अल्कोहल, पान च्यूइंग, अरीका नट, ठीक है, पुअर न्यूट्रिशन, वायरसेस के अंदर EPV, HPV, इल फिटिंग डेंचर्स जो होते हैं। ये ओरल कैंसर के अंदर जितनी भी कॉजेज लिखी हुई हैं ना वो सारे लिख सकते हैं। अगर हमारे पास एरिथ्रोप्लेकिया आ जाता होता है, एरिथ्रोप्लेकिया का ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ, और इस जो टॉपिक के अंदर ना आगे सिर्फ कार्सिनोमा का एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो आपने बहुत अच्छी तरह से करना है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ ओरल कैविटी, वो या तो लिप के रिलेशनशिप से दे सकता है, ठीक है, और या फिर वो सिंपल दे सकता है। तो अगर हमारे पास एरिथ्रोप्लेकिया डिफाइंड एज एनी ब्राइट रेड प्लैक विच कैन नॉट बी कैरेक्टराइज्ड क्लिनिकली और पैथोलॉजिकली,
और इट हैज़ अ हायर मेलिग्नेंट पोटेंशियल अबाउट 17 फोल्ड। और इसके लिए हम या तो कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र कर सकते हैं या फिर हम सर्जिकली इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। आगे हमारे पास आता है क्रॉनिक हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस। इट इज़ बॉज द कैंडिडा एल्बिकन। इट प्रोड्यूसेस डेंस वाइट प्लैक्स पर्टिकुलरली अराउंड द कमीशंस ऑफ द माउथ, और इट इज़ मोस्ट कॉमनली इन इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड डायबिटिक्स, स्टेरॉइड्स, HIV, कीमोथेरेप्यूटिक पेशेंट्स। और इसकी मैनेजमेंट के अंदर टॉपिकल एंटी फंगल्स आते हैं 6 वीक्स के लिए, या फिर ओरल एंटी फंगल फॉर 2 वीक्स लगा सकते हैं। और अगर तो ये ठीक ना हो मेडिकल थेरेपी से तो सर्जिकल एक्सीजन की जा सकती है और लेज़र वेपराइजेशन की जा सकती है। इसी तरह ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता है। इट इज़ अ कंडीशन वेयर सबम्यूकस फाइब्रोसिस अकर इन ओरल कैविटी इंक्लूडिंग द टंग, एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद यूज ऑफ पान मसाला एंड चिली। सही है। स्कारिंग अकर्स विच लीड्स टू लिमिटेशन इन माउथ ओपनिंग एंड रिस्ट्रिक्टेड टंग मोबिलिटी का, तो टंग मोबिलिटी और रिस्ट्रिक्शन आ गया बहुत तो इट कैन लीड टू ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। सो इसके अंदर ट्रीटेड क्या होती है, इंट्रालीजनल इंजेक्शन ऑफ स्टेरॉइड और सर्जिकल एक्सीजन फॉलोड बाय स्किन ग्राफ्टिंग। ओके, सो इंट्रालीजनल इंजेक्शन लगाते होते हैं स्टेरॉइड्स का, और सर्जिकल एक्सीजन भी की जा सकती है। कॉजेटिव एजेंट में स्मोकिंग, अल्कोहल, पान चुइंग शुड बी स्टॉप्ड। ये बड़ा टिपिकली एसोसिएटेड होता है पान चुइंग और अरीका नट्स के साथ। इसी तरह ओरल कैंसर है। सो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ ओरल कैविटी कैन इन्वॉल्व लिप, टंग, माउथ ऑफ फ्लोर, अल्वेओलस, रेट्रोमोलर, ट्राइगोन, बकल म्यूकोसा। ज़्यादातर जो होता है ना ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, और दे कैन स्प्रेड इनटू द सर्वाइकल लिम्फ नोड। सो कॉजेज़ के अंदर ये SCQ आया हुआ है, उसने पूछा हुआ है कि जो कॉजेज़ हैं या रिस्क फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, या प्री डिस्पोजिंग फैक्टर के हैं। वो सिनेरियो पूछा हुआ है कि एक अल्कोहलिक है, उसका एक इंड्यूरेटेड अल्सर है टंग के ऊपर, उसका डायग्नोसिस बताएं। तो वो आपने बताना था कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। तो सारे इसमें होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, और कोई भी इस तरह अल्सर वगैरह या कोई मास देता है टंग या लिप के ऊपर तो इट वुड बी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स ने पूछे हैं, जिसके अंदर टोबैको चुइंग, टोबैको स्मोकिंग, पान चुइंग, अल्कोहल, एरिथ्रोप्लेकिया, हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस, इल फिटिंग डेंचर, ये तमाम चीज़ें हैं। अच्छा, इसके अंदर क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? इसके अंदर सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी होती है, अल्सरेशन हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग हो सकती है, अनएक्सप्लेन्ड टूथ मोबिलिटी हो सकती है, ट्रिस्मस हो सकती है, रिड्यूस्ड ओपनिंग ऑफ जॉज, रिस्ट्रिक्टेड टंग मोबिलिटी हो सकती है। तो यू हैव टू। उसके बाद हमारे पास आती है इन्वेस्टिगेशंस। तो ये इन्वेस्टिगेशन ज़रूर पूछा करते हैं, तो यहाँ पर लिखी हुई है FNAC, इंसेशनल बायोप्सी, एक्सरे, MRI, TMN, ये तकरीबन यही है। लेकिन इसके अंदर जो गोल्ड स्टैंडर्ड होती है वो MRI होती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। बाकी आप एक्सरे कर सकते हैं, प्लेन एक्सरे जॉ, CT स्कैन भी करवाया जा सकता है, ये आप नोट कर लें। PET स्कैन प्लस CT कंबाइन भी कराया जा सकता है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। अल्ट्रासोनोग्राफी विद FNAC ये भी करवाया जा सकता है, और रेडियो आइसोटोप बोन स्कैन भी करवाया जा सकता है। सो ये तमाम चीज़ें आप ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी लिखी हुई है। तो सबसे पहले तो आपने MRI इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस के तौर पे एक्सरे जॉ करवा सकते हैं, CT स्कैन करा सकते हैं, FNAC विद अल्ट्रासोनोग्राफी विद FNAC करा सकते हैं, CT करवा सकते हैं, CT विद PET भी करा सकते हैं। ठीक है, तो और साथ रेडियो आइसोटोप बोन स्कैन और TNMs के स्टेजिंग आगे हम इसका जिक्र करेंगे। तो ये इसके आपके पास कॉजेटिव फैक्टर्स हमने कवर कर ली, इन्वेस्टिगेशंस कवर कर ली। अच्छा, कुछ इसके जर्नल प्रिंसिपल्स हैं ट्रीटमेंट के। सर्जरी एंड रेडियोथेरेपी आर इक्वली इफेक्टिव फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ओरल cancers. Small tumors can be managed by surgery or by radiotherapy, while large and advanced tumors need combination of surgery and radiotherapy. सही है। So when tumor involves the bone, surgery should be preferred as radiotherapy. When the tumor involves the bone, surgery should be preferred. Okay. और इसी तरह सर्जरी का उसने बताया हुआ है कि कब तक आपने करनी है, अगर तो बोन इन्वॉल्व हो गई है या बल्कि ट्यूमर है। इसी तरह अगर रेडियोथेरेपी के बाद हो रहा है ट्यूमर तो उसके अंदर उसने कहा हुआ है। तो इसके बाद उसने इसी तरह एक सिनेरियो दिया हुआ है। 60 ईयर फीमेल है, नॉन हीलिंग अल्सर है बक्कल म्यूकोसा पे, डिफ़िकल्टी इन माउथ हो, क्या डायग्नोसिस है? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ बक्कल म्यूकोसा। इन्वेस्टिगेशन वही वाली जैसे हमने करनी है। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास एक वुमन है, बीटल नेट च्यू करती रही है, 3 सेंटीमीटर पेनलेस अल्सर है राइट साइड ऑफ टंग। तो क्या होगा?
और मैंडिबुलर लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व हैं। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ टंग, सही है। और मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजिकल वैरायटी जो होती है ट्यूमर की ऑन टंग क्या होती है, तो वो उसने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो इन्वेस्टिगेशन उसने पूछी हुई है, और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। और उसने ये पूछा हुआ है कि मोस्ट कॉमन ऑपरेशन क्या होता है अगर डिस्टेंट मेटास्टेसिस नहीं है, तो सर्जिकल एक्सीजन ऑफ ट्यूमर करते हैं, और मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट स्क्वेमस सेल होता है। आगे लिप कैंसर का एक सवाल आया हुआ है, तो हमने अभी लिप कैंसर करना भी है। तो उसने पूछा हुआ है कि एक ओपीडी के अंदर बंदा आया है, उसको 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर अल्सर है लोअर लिप पे 2 महीने से, और ये हील नहीं हो रहा वाइल यूजिंग, तो क्या डायग्नोसिस है? तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लिप। इन्वेस्टिगेशन सेम वही करनी है, और हमारे पास जो है ना क्या मोडालिटीज़ अवेलेबल हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो लिप कैंसर होता है ना, अगर तो ये स्मॉल ट्यूमर है, इसको हम T1 लेबल करते हैं। T1 ट्यूमर इज़ लेस देन 2 सेंटीमीटर, इन इट कैन बी मैनेज बाय एक्सीजन एंड प्राइमरी क्लोजर ऑफ द डिफेक्ट, ठीक है। इसी तरह हमारे पास T2 टू T3 जो होता है इंटरमीडिएट ट्यूमर होता है, और इट प्रोड्यूसेस अ डिफेक्ट बिटवीन 1/3 एंड 2/3 ऑफ साइज ऑफ द लिप, एंड इट रिक्वायर्स एक्सीजन प्लस लोकल फ्लैप रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो T2 to 3 के अंदर लिख लें कि एक तो हमने इसमें एक्सीजन करनी होती है और लोकल फ्लैप रिकंस्ट्रक्शन करनी होती है। तो इसके अंदर हमारे पास जो मेथड होता है वो या तो जोहानसन स्टेप टेक्निक होती है, या बर्नार्ड टेक्निक होती है, या क्रैपेंड्रिक एडवांसमेंट फ्लैप, या आप याद करना चाहें तो कर लें, बट सिंपल यही है एक्सीजन और फ्लैप रिकंस्ट्रक्शन। इसी तरह एक T4 भी होता है, अगर एक्सटेंसिव ट्यूमर हो तो उसको हम T4 लेबल करते हैं। उसके अंदर हम टोटल एक्सीजन करते हैं, नेक डायसेक्शन करते हैं, एडजेसेंट मैंडिबुलर डायसेक्शन भी करते हैं, और जो है ना टोटल लिप रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। अब इसने जो सिनेरियो के अंदर बात की थी 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर का ट्यूमर था, तो हमारे पास T1 ट्यूमर है, ठीक है। तो स्टेज 1 या T1 ट्यूमर है, कई मेटास्टाइल T1 N0 M0। तो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ क्या होती हैं? T1 के अंदर हम एक्सीजन और प्राइमरी क्लोजर और डिफेक्ट करते हैं। T2 के अंदर एक्सीजन और लोकल रिकंस्ट्रक्शन है। T4 आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। एक्सटेंसिव ट्यूमर होते हैं कि टोटल एक्सीजन, नेक डायसेक्शन, एडजेसेंट मैंडिबुलर रिसेक्शन और रिकंस्ट्रक्शन, लिप रिकंस्ट्रक्शन। आगे हमारे पास टंग कार्सिनोमा है, इसका भी सवाल आता होता है, और इसकी जो आपके पास स्टेजिंग है ये भी आपको आनी चाहिए। इसमें क्वेश्चन आया था, मैं इस क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको ना पता लग जाए कि किस तरह हमने इसको अटैम्प्ट करना है। 60-year-old मेल प्रेजेंट विद 1.5 into 2 सेंटीमीटर अल्सर ऑन लेफ्ट बॉर्डर ऑफ पोस्टीरियर टंग, 3 months से इट इज़ नॉट हीलिंग, अल्सर एजेस हैं उसके ऊपर, और एग्जामिनेशन के ऊपर आपको लंप प्रोड्यूसर है, यानी कोई लिम्फ नोड है। तो जो हमारे पास टंग ट्यूमर होते हैं, अप टू 1/3 ऑफ टंग कैन बी एक्साइड विदाउट नीड ऑफ रिसेक्शन, ठीक है। 1/3 हम इसको कर सकते होते हैं। हमारे पास T1 होता है, ये भी लिप ट्यूमर की तरह लेस देन 2 सेंटीमीटर होता है, और इट इज़ यूजली कन्फाइंड टू द लेटरल बॉर्डर ऑफ टंग, जिस तरह हमारे सिनेरियो में भी लेटरल बॉर्डर में इसका जिक्र था। इसमें हम पार्शियल ग्लोसेक्टमी करते हैं विद 2 सेंटीमीटर ऑफ क्लियरेंस मार्जिन्स, ठीक है। इसी तरह अगर T2 स्टेज है तो फिर हेमी ग्लोसेक्टमी करते हैं, और T3 या T4 के अंदर टोटल ग्लोसेक्टमी करते हैं, एंड मेजर रिसेक्शन होती है इसके अंदर इन्वॉल्विंग द फ्लोर ऑफ माउथ एंड मैंडिबल, ठीक है। जिस तरह हमने T4 स्टेज किया था ना लिप कैंसर के अंदर, उसके भी हमने एडजेंसर मैंडिबुलर रिसेक्शन की थी। इसी तरह इसमें भी अगर T3 और T4 स्टेज है तो टोटल ग्लोसेक्टमी करनी है, फ्लोर ऑफ माउथ और मैंडिबल के साथ जो सर्जिकल रिसेक्शन है वो भी करनी है। टोटल ग्लोसेक्टमी जब हम कर रहे हों, वन ऑफ द हाइपोग्लॉसल नर्व शुड बी प्रिजर्व्ड, ये आपने बात याद रखनी है। टंग कैंसर के अंदर T1 लेस देन 2 सेंटीमीटर, पार्शियल ग्लोसेक्टमी, T2 के अंदर हेमी, T3 एंड T4 के अंदर टोटल ग्लोसेक्टमी, ये आपने अच्छी तरह याद कर लेना। हमारे सिनेरियो था, इसका फिर डायग्नोसिस क्या होगा? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ टंग है। इन्वेस्टिगेशंस आपको पता है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं इसके अंदर, क्योंकि T1 का है तो हम पार्शियल ग्लोसेक्टमी करेंगे फिर 2 सेंटीमीटर ऑफ क्लियरेंस मार्जिन। बाकी भी इसने लिखे हुए हैं, अगर लिखना चाहें तो आप लिख लें। बाकी रिस्क फैक्टर्स वही होते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, अरीका नट्स वगैरह। अच्छा, इसी तरह एक वुमेन है, बीटल नेट च्यू करती है, अल्सर है, पेनफुल अल्सर ऑन साइड ऑफ हर टंग, ठीक है। तो डायग्नोसिस क्या है? जो ये अल्सर है 3 सेंटीमीटर का है, तो ये T2 स्टेज हो जाएगी, T2 N0 M0।
अच्छा, इसी तरह एक अल्सरेटेड मास है इंटरनल बॉर्डर ऑफ टंग पे, टंग डेविएशन है और लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर द टंग। व्हाट इज़ द प्रोबेबल डायग्नोसिस स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ टंग। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डेविएशन एंड लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ टंग। कॉज ऑफ डेविएशन जो होती है ना वो हाइपोग्लॉसल नर्व होती है, और लॉस ऑफ सेंसेशन कॉर्डा टेम्पनी नर्व की अगर जो डैमेज हो जाए ना तो उस वजह से होती है। इसलिए हम कह रहे थे कि जब टोटल ग्लोसेक्टमी करनी है ना हमने, तो हाइपोग्लॉसल नर्व को हमने प्रिजर्व करना होता है। ये दो नर्व जो है ना आपने ग्लोसेक्टमी में याद रखनी है। एक तो हाइपोग्लॉसल नर्व ये डेविएशन कर देती है अगर ये डैमेज हो जाए, इसी तरह कॉर्डा टेम्पनी नर्व ये लॉस ऑफ सेंसेशन करती है। बाकी इसने मैनेजमेंट प्लान पूछा हुआ है, तो मैनेजमेंट प्लान आपको पता है इन्वेस्टिगेशंस आपने करनी है और फिर आपने इसकी स्टेजिंग के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट कर दी है। तो इसके अंदर हमारे पास ये ही चीज़ें आ गई हैं। इसके अंदर और कोई इस तरह का क्वेश्चन नहीं है, तकरीबन तमाम चीज़ें इस तरह हो जाती हैं। और समटाइम्स वो ना कोई ये पूछ लेता होता है कि सिनेरियो देता है और लिम्फ नोड पॉजिटिव कर देता है, डिफरेंशियल उसने पूछे हुए हैं। एक तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो जाएगा, और कोई भी जो मैलिग्नेंट कंडीशंस है ना प्री मैलिग्नेंट में से लिख लें, कैंडिडियासिस लिख दें या एरिथ्रोप्लेकिया लिख दें, ठीक है। और इसके अंदर उसने ना एक और क्वेश्चन है, अ लेडी हिस्ट्री ऑफ चूइंग अरीका नट, उसकी ना वर्मलियन बॉर्डर ऑफ लोअर लिप के ऊपर जो है ना वो लीजन है और बायोप्सी ली गई है। तो वो पूछ रहा है कि हिस्टोपैथोलॉजिकली कौन सी मैलिग्नेंसी है, तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। सो बायोप्सी शुड बी टेकन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ अल्सर इन सस्पेक्टेड मैलिग्नेंसी। तो फ्रॉम मार्जिन ऑफ अल्सर से हम जो है ना बायोप्सी लिया करते हैं। सो हमारे पास 2 मोडालिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट किए हैं ओरोफेरेंजियल मैलिग्नेंसी के अंदर। एक तो सर्जरिकल एक्सीजन होती है, दूसरी रेडियोथेरेपी होती है, ठीक है। और जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजिंग ओरोफेरेंजियल जो कार्सिनोमा है, तो वो जर्नल मैनेजमेंट उसने पूछा हुआ है कि क्या क्या किया जा सकता है। जैसे कि हमने बात की थी सर्जरी और रेडियोथेरेपी हम यूज़ करते हैं, तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होते हैं। सर्जरी के अंदर हमारी प्राइमरी मोडालिटी होती है, इसी तरह पोस्ट ऑफ रेडियो एंड कीमोथेरेपी भी दी जा सकती है। इसी तरह रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एब्लेटिक सर्जिकल डिफेक्ट एंड थेराप्यूटिक नेक डाइसेक्शन, ठीक है। तो जर्नल अगर कोई वो उसने पूछी हुई है, सर्जरी रेडियो कर सकते हैं, रिकन्स्ट्रक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह उसने पूछा हुआ है कि ये जो लिप की लीजन है ये स्प्रेड कैसे करती है, तो ये लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू स्प्रेड करती है। बाकी आगे एक और बस क्वेश्चन है मैनेजमेंट ऑफ नेक इन लोअर कैंसर। इसने ना लेवल ऑफ नोड्स समटाइम पूछ लेते हैं अक्सर क्वेश्चंस के। तो प्रिंसिपल लिम्फ नोड्स ऑफ आपने सर्जरी के वार्ड के अंदर देखा होगा 6 नोड्स होते हैं, यहाँ पर आपको डायग्राम में बनी हुई है। तो लेवल 1 के जो नोड्स होते हैं सब मेंटल और सब मैंडिबुलर होते हैं। लेवल 2 के अंदर आपके अपर जगुलर नोड्स होते हैं, 3 के अंदर लोअर मिडल होते हैं और 4 के अंदर लोअर होते हैं। इसी तरह फिर आपके जो 5 होते हैं वो पोस्टीरियर ट्रायंगुलर नोड होते हैं जो स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड के पीछे होते हैं। और इसी तरह जो लेवल 6 होता है उसके अंदर आपके पास एंटीरियर कंपार्टमेंट के नोड्स होते हैं, प्री ट्रेकियल, पैराट्रेकियल एंड पैराइसोफेजियल। इसको भी मार्क कर लीजिएगा, ये अक्सर क्वेश्चंस के अंदर उसने पूछा हुआ है कि जी प्रिंसिपल लिम्फ नोड्स बताएं, उनके लेवल्स, लिम्फ नोड्स के लेवल बताएं। बाकी जो मेन चीज़ वो पूछता है वो ट्रीटमेंट पूछ लेता है। अगर लिप के ऊपर है तो आपने ये T1 T2 के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट्स लिखनी है और आपने इन्वेस्टिगेशन सेम ही है। तो मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। लेवल 1 सब मेंटल, सब मैंडिबुलर, लेवल 2 जो हैं अपर, 3 मिडल, 4 लोअर, 5 पोस्टीरियर ट्रायंगुलर और 6 एंटीरियर कंपार्टमेंट के। अच्छा, आगे उसने फ्लोर ऑफ माउथ, पीछे हमने ये चीज़ें मिक्स की थी। फ्लोर ऑफ माउथ हमारा जो है कार्सिनोमा फ्लोर ऑफ माउथ यूजुअली इन्वॉल्व द वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग, और सर्जिकल एक्सीजन यूजुअली हम करते हैं, एंटीरियर ग्लोसेक्टमी कर सकते हैं और एंटीरियर मैंडिबुलर रिसेक्शन कर सकते हैं, और स्मॉल ट्यूमर्स के लिए सिंपल रिसेक्शन कर सकते हैं। बेसिक प्रिंसिपल तो सेम है। इसी तरह बकल म्यूकोजा है कार्सिनोमा, बकल म्यूकोजा शुड बी एक्सरसाइज्ड वाइडली इंक्लूडिंग द अंडरलाइन बक्सीनेटर मसल, और लार्ज ट्यूमर में नीड एक्सीजन ऑफ मैक्सिलर, टॉन्सिलर, फॉसा एंड मैंडिबल। लोअर एल्वियस में सर्जिकल एक्सीजन इज़ द बेस्ट मोडालिटी, ठीक है। सो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट होते हैं और हमने 6 लेवल्स पढ़ लिए हैं। तो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ सर्वाइकल लिम्फ नोड इन ओरल कैंसर इज सर्जरी। N0, N1 और N2 के लिए हम करते होते हैं सर्जरी, N3 के लिए हम करते होते हैं रेडियोथेरेपी, सही है। और सर्जरी कैन बी परफॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल नेक डाइसेक्शन, मॉडिफाइड नेक डाइसेक्शन या फिर सिलेक्टिव नेक डाइसेक्शन।
सो इसके अंदर जो नेक डाइसेक्शन की जाती है ना, इन रेडिकल नेक डाइसेक्शन ऑल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स अलॉन्ग विद इंटरनल जगुलर वेन, एक्सेसरी वेन एंड स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड्स आर रिमूव्ड। मॉडिफाइड जो रेडिकल नेक डाइसेक्शन होती है, इसमें नोड हम सारे रिमूव करते हैं, लेकिन एक स्ट्रक्चर हम बचा लेते हैं, इंटरनल जगुलर बचा लेते हैं, एक्सेसरी बचा लेते हैं, फिर स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड बचा लेते हैं। इसी तरह सेलेक्टिव नेक डाइसेक्शन के अंदर हम वन और मोर मेजर लिम्फ नोड के जो ग्रुप हैं उसको भी प्रिजर्व कर देते हैं अलॉन्ग विद द इंटरनल जगुलर वेन, स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड एंड एक्सेसरी नर्व्स, ठीक है। और सर्वाइकल लिम्फ नोड्स ने वही बात की हुई है, N0 के अंदर सेलेक्टिव नेक डाइसेक्शन करते हैं, N1 के अंदर सेलेक्टिव करते हैं, N2 के अंदर जो है ना हमारे पास 2A और B के अंदर रेडिकल कर सकते हैं, सही है, और मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। इसी तरह जो N2C होता है ना, इसके अंदर हम बायलैटरल जो है ना नेक डाइसेक्शन करते हैं विद प्रिजर्वेशन ऑफ इंटरनल जगुलर, और N3 के अंदर हम रेडियोथेरेपी अलोन करते होते हैं। तो ये आपने बात रखना है, N0 और N1 के अंदर हम सेलेक्टिव करते होते हैं, N2 के अंदर हम जो है ना रेडिकल और मॉडिफाइड के अंदर आते हैं, N3 के अंदर रेडियोथेरेपी। अगर हमारे पास मेटास्टैटिक सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं कि मेटास्टेसिस कैसे हो सकता है, SCQ आया हुआ है, तो मैं आपको ना ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ही करवा देता हूँ। तो उसने क्वेश्चन दिया हुआ था, 55-year-old फीमेल है, हिस्ट्री ऑफ ग्रेजुअली इनलार्जिंग पेनलेस स्वेलिंग ऑन अपर नेक, ऑन एग्जामिनेशन फर्म हार्ड कंसिस्टेंसी है, रिलेटिवली फिक्स विद एंड डिफाइंड मार्जिन, FNAC सर्वाइकल लिम्फ नोड रिवील्स स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, हाउ विल यू लुक फॉर प्राइमरी लीजन, ठीक है। तो यहाँ पर ना उसने ये सारा जो आगे थ्योरी लिखी हुई है, सो उसने लिखा हुआ है कि 70% ऑफ प्राइमरी मैलिग्नेंसी कैन बी आइडेंटिफाइड बाय परफॉर्मिंग ऑटोरेनोलॉजिकल असेसमेंट बाय ENT स्पेशलिस्ट। इसी तरह एब्डोमिनल एंड स्क्रोटल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, CT MRI कर सकते हैं, बायोप्सी, CT स्कैन, पेल्विस एक्स्ट्रा, CAE। तो इस तरह आपने ना हेडिंग्स के फॉर्म में लिखना है। मैं आपको हेडिंग्स बता देता हूँ। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले आपने हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना है। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा ओटोराइनोलैरिंजिकल असेसमेंट, यानी ENT की असेसमेंट करनी है हमने। उसके बाद हमने एब्डोमिनल एंड स्क्रोटल एग्जामिनेशन करनी है, ठीक है, ENT असेसमेंट, ठीक है, और उसके बाद एब्डोमिनल एंड स्क्रोटल। इसके बाद इमेजिंग के अंदर हमने CT या MRI हेड एंड नेक करना है प्लस बायोप्सी। दूसरा पॉइंट होगा CT MRI एब्डोमेन, पेल्विस और चेस्ट करना है। थर्ड हमने स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड करना है। ट्यूमर मार्कर्स के अंदर हमने CEA और AFP अल्फा जो फीटोप्रोटीन होता है वो हमने चेक करना है। तो ये हमारे पास बेसिकली ना मेटास्टेटिक सर्वाइकल लिम्फ नोड के अंदर इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, इमेजिंग मोडालिटीज़ और ट्यूमर मार्कर्स, ठीक है। तो इसके अंदर मैनेजमेंट उसने पूछी हुई है, तो यहाँ पर उसने लिखी हुई है, द नेक मे बी ट्रीटेड डेफिनेटली बाय इंक्लूडिंग रेडिकल नेक डाइसेक्शन, रेडियो थेरेपी फील्ड। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले तो जो होता है ना मैनेजमेंट पॉइंट आप लिख लें, नेक डाइसेक्शन कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ लिम्फ नोड्स कर सकते हैं, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, पोस्ट ऑप केयर एंड फॉलो अप। तो ये जो है ना अपनी ये चीज़ें याद रखनी है। तो ये आपका जो चैप्टर है ना ये यहाँ पर क्लोज हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप थोड़ा सा इसको याद करना पड़ेगा आपको चीज़ों को, और याद भी रखना पड़ेगा। अच्छा, अगला हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ नेक स्वेलिंग्स। तो नेक स्वेलिंग्स के अंदर हमारे पास नेक लैम्प इज़ एनी कंजेनिटल। इसके अंदर से क्वेश्चन ना जस्ट जो थ्योरी हमारे पास लिखी हुई है वो कीमोडेक्टोमा आया हुआ है, और जिसे हम पोटैटो ट्यूमर कहते हैं, और सिस्टिक जो है ना सिस्टिक हाइग्रोमा, सही है। तो ये दो चीज़ें हैं, मैं आपको ओवरव्यू जल्दी दे देता हूँ। नेक लैम्प इज़ एनी कंजेनिटल एक्वायर्ड मास अराइजिंग इन द एंटीरियर और पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक बिटवीन द क्लाविकल्स inferiorly and the mandible and the base of skull superiorly. The anterior triangle of neck is bordered by the anterior border of sternocleidomastoid, the midline and ramus of mandible. The posterior triangle of neck is bordered by anterior border of the trapezius muscle, ठीक है। तो एंटीरियर बॉर्डर का जो एंटीरियर होता है वो स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड और पोस्टीरियर ट्रायंगल में एंटीरियर ट्रेपीजियस आ रहा होता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकते हैं नेक लैम्प के अंदर? मिड लाइन अगर है तो अपर मिड लाइन के अंदर थायरोग्लॉसल सिस्ट आ सकती है, लिम्फ नोड आ सकते हैं, सब हाइड बर्सा आ सकता है, स्किन लीजन्स लाइक लाइपोमा, डर्मोइड सिस्ट आ सकते हैं। अच्छा, लोअर मिड लाइन के अंदर थायराइड आ सकता है। इसी तरह लेटरल जो लम्प्स हैं उसके अंदर सिस्टिक के अंदर सिस्टिक हाइग्रोमा, ब्रेकियल सिस्ट, फ्रिंजियल डायवर्टिकुलम और स्किन लीजन। इसी तरह सॉलिड ट्यूमर्स के अंदर हमारे पास लिम्फ नोड्स आ सकते हैं, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड्स और कैरोटिड जो है ना वो ट्यूमर्स होते हैं।
ज़्यादातर हमारे पास जो स्वेलिंग्स होती हैं वो थायराइड ग्लैंड की होती हैं। अच्छा, इसके बाद सिस्टिक हाइग्रोमा, वो कह रहा है कि हमने उसके अंदर जिक्र किया हुआ जो है ना, सिस्टिक हाइग्रोमा के यहाँ लिखा हुआ नहीं है, इसको हम कवर्नस लिम्फेंजियोमा कहते हैं। सो इसका जो डायग्नोस्टिक पॉइंट्स होते हैं, स्वेलिंग इज़ प्रेजेंट एट बर्थ इन पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। इसी तरह पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक के ऊपर स्वेलिंग होती है। स्वेलिंग इज स्मूथ, सॉफ्ट, फ्लक्चुएंट, सिस्टिक, पार्शियली कंप्रेसिबल, ब्रिलियंटली ट्रांसइल्यूमिनेंट, इट इज़ नॉट रिड्यूसिबल कम्प्लीटली। ठीक है, लेटरल साइड के ऊपर ये होती है। तो सिनेरियो है, अ मदर ब्रिंग्स 5 month old son with a history of swelling in right side of neck, सॉफ्ट है, फ्लक्चुएंट है, ट्रांसइल्यूमिनेशन है। तो अब बताएं क्या है डायग्नोसिस? तो सिस्टिक हाइग्रोमा या फिर कवर्नस लिम्फेंजियोमा होगा। और उसने बताया कि अदर 2 नेक स्वेलिंग जो कि हो सकती हैं विद डिफरेंशिएटिंग फीचर्स। इसी तरह ब्रेकियल सिस्ट हो सकती है, क्योंकि ब्रेकियल सिस्ट भी सिस्टिक होती है और लेटरल साइड पे होती है। इसी तरह लिम्फेडेनाइटिस हो सकता है। जो ब्रेकियल सिस्ट होती है ना, वो स्मूथ, सॉफ्ट, फ्लक्चुएंट, ट्रांसइल्यूमिनेंट स्वेलिंग होती है इन नेक बीनीथ एंटीरियर बॉर्डर ऑफ अपर थर्ड ऑफ स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड। ठीक है, इसी तरह लिम्फेडेनाइटिस के अंदर जो डिफरेंशिएटिंग फीचर होते हैं वो फीवर, नेक फीवर, टेंडर मलेस, एनोरेक्सिया वगैरह होता है। तो जो ब्रेकियल सिस्ट होती है बीनीथ द एंटीरियर बॉर्डर होता है स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड का। ठीक है, और ये जो सिस्टिक हाइग्रोमा होता है ये पोस्टीरियर ट्रायंगल के अंदर पड़ी होती है। सही है, तो ये आपने बताना है। तो ये इसका डिफरेंशिएटिंग फीचर है। बाकी हमारे पास और एक जो ब्रेकियल सिस्ट होती है, इसमें ये भी पॉइंट होता है, मैं आपको बल्कि बता देता हूँ। ब्रेकियल सिस्ट डेवलप फ्रॉम द वेस्टिजियल रेमनेंट ऑफ सेकंड ब्रेकियल क्लेफ्ट। ठीक है, और इट इज़ लाइंड बाय द स्क्वेमस एपिथेलियम एंड कंटेन्स थिक टर्बिड फ्लूइड। इट यूजुअली फॉर्म्स इन द अपर नेक एट द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड, और ये फ्लक्चुएंट होती है, नॉन ट्रांसइल्यूमिनेंट होती है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि सिस्टिक हाइग्रोमा ट्रांसइल्यूमिनेंट होता है। तो ब्रेकियल सिस्ट एक तो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ अपर बॉर्डर के ऊपर होती है और नॉन ट्रांसइल्यूमिनेंट होती है। सही है, और कॉम्प्लिकेशंस इसने पूछी हुई हैं कि क्या हो सकती हैं इसकी सिस्टिक हाइग्रोमा की। तो इसके अंदर हमारे पास रिस्पायरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है और इन्फेक्शन हो सकती है लीडिंग टू द सेप्टिसीमिया। ठीक है, बाकी हमारे पास कीमोडेक्टोमा है। कीमोडेक्टोमा जो है ना, इसके जो डायग्नोस्टिक पॉइंट होते हैं, ये सॉलिड है ना, ट्यूमर नहीं लंप है। तो स्लोइंग इनलार्जिंग पेनलेस लंप ऑफ द कैरोटिड बाइफर्केशन, और ये जो होता है इसका फर्म रबरी पल्सेटाइल हो सकता है, ब्रूई में भी ऑल्सो प्रेजेंट। सो इट इज़ अ रेयर ट्यूमर इन अकर्स इन पीपल लिविंग इन हाई एल्टीट्यूड्स। The tumor arises from the chemoreceptor cells on the medial side of carotid bulb. Patient usually presents with the painless lump, long history below the angle of mandible. Mass is firm, pulsatile and move from side to side but not up and down. ऊपर नीचे मूव नहीं करता, साइड बाय साइड करता है। तो इस तरह हमने इसकी जो MRI करा सकते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशंस में, और इसकी जो बेस्ट एक्सटेंट है वो बताता होता है। एंजियोग्राफी करा सकते हैं, और इसी तरह बायोप्सी और FNAC हमने नहीं करना होता है, क्योंकि अगर आप खुद ही बायोप्सी लेंगे तो वो तो हैमरेज हो जाएगा, क्योंकि ये पल्सेटाइल मैस है। तो बाकी इसके अंदर जो ट्रीटमेंट करते हैं सर्जिकल एक्सीजन कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशन को आपने देखना होता है। तो हमारे पास सिनेरियो है 30-year-old फीमेल प्रेजेंटेड विद फर्म रबरी पल्सेटाइल मैस पोस्टीरियर टू द राइट करोटिड, मोबाइल फ्रॉम साइड टू साइड। ठीक है, अब उसने बता दिया कि साइड बाय साइड है, रबरी है, पल्सेटाइल है, अप एंड डाउन नहीं जा रहा, और ये एम्प्टी हो जाता है। ठीक है, ब्रूई भी प्रेजेंट है। तो क्या 2 डायग्नोसिस हो सकते हैं? सही है, तो हमारे पास एक तो कीमोडेक्टोमा, ठीक है, जो कि कैरोटिड बॉडी का ट्यूमर है या पोटैटो ट्यूमर है। दूसरा एनोडिज्म हो सकता है कैरोटिड का। वो पूछ रहे कौन सी नर्व आर एट रिस्क ऑफ डैमेज ड्यूरिंग द सर्जरी। ठीक है, अगर आप इसके एक्सीजन करेंगे तो क्या हो सकता है? तो सुपीरियर लेरेंजियल नर्व इज़ द मोस्ट कॉमन, हाइपोग्लॉसल नर्व हो सकता है, एक्सेसरी नर्व हो सकता है, वेगस नर्व एंड ग्लॉसोफ्रिंजियल। ठीक है, आप याद कर लें 9, 10, 11, 12 जो है ना, ये सारी इन्वॉल्व हो सकती हैं, और सुपीरियर लेरेंजियल नर्व भी जो है ना वो इन्वॉल्व हो सकती है। इसी तरह स्ट्रक्चर्स टू बी, उसने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है सी पार्ट इसका कि एन्यूमरेट विच स्ट्रक्चर नीड टू बी एक्साइट इफ दे आर अ मैलिग्नेंट नोड्स। इस लेवल के अंदर, मतलब इस रीजन के अंदर कौन कौन से, तो आपके पास एक तो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हो सकते हैं,
और आपने जो चीज़ें रिमूव करनी है ना इसके अंदर, स्ट्रक्चर्स टू बी एक्साइड इन केस ऑफ मैलिग्नेंट नोड, एक तो सर्वाइकल लिम्फ नोड एंड लिम्फेटिक्स, इंटरनल जुगुलर वेन, एक्सेसरी नर्व आप कर सकते हैं, और स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है कि सर्वाइकल लिम्फेटिक्स हम रिमूव करेंगे। ये अब बातें नहीं लिखी हुई तो ये आपने पास पेपर से देख लें, या फिर आप इधर लिखना चाहें तो लिख लें। सर्वाइकल लिम्फेटिक्स, इंटरनल जुगुलर वेन, एक्सेसरी नर्व, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड्स इस डिजीज़ के अंदर, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास सब हाइड बर्साइटिस है। सो सब हाइड बर्सा इज अ स्पेस बिटवीन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ हाइड बर्न एंड थायरोहाइड मेम्ब्रेन। स्टर्नोमास्टॉइड ट्यूमर है, अकर्स ड्यू टू ब्रेस्ट ट्रॉमा स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। ये ट्यूमर नहीं है, बेसिकली मसल फाइब्रोसिस हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। टॉर्टिकोलिस हो सकता है और कंट्रैक्चुअल्स होता है, इसके अंदर कोई सवाल तो नहीं आया हुआ। अगर लुडविग एंजाइना है, लुडविग एंजाइना इज सेलुलाइटिस ऑफ सबमैंडिबुलर स्पेस that may form abscess. It is caused by streptococcal or anaerobic organism, or if left untreated it can lead to laryngeal edema and airway obstruction. ट्रीटमेंट के अंदर आप एम्पिसिलिन मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं। अगर ज़्यादा एडवांस हो जाए तो इंसिजन एंड ड्रेनेज भी की जा सकती है। अगर हमारे पास एक चैप्टर आता है वो आता है क्लेफ्ट लिप और पैलेट का, तो उसका सिनेरियो हमेशा ये आता है कि न्यू बॉर्न है, फीडिंग डिफ़िकल्टी के साथ आ रहा है, या इसको स्पेलिंग डिफ़िकल्टी है, या डिफ़िकल्टी इन सकिंग है, या लीकेज हो रही है नोज़ से, तो ये आपके पास आ जाता है। सो अब हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। द प्रेजेंस ऑफ 1 or 2 वर्टिकल फिशर्स क्लेफ्ट इन द अपर लिप, इसको हम क्लेफ्ट लिप कहते हैं। क्लेफ्ट लिप कैन बी ऑन वन साइड, यूनिलैटरल ऑन बोथ साइड्स, रिजल्टिंग फ्रॉम फेलियर फ्यूजन ऑफ मैक्सिलरी प्रोमिनेंस विद द मीडियल नेजल प्रोमिनेंसेस। तो जब हमारे पास जो मैक्सिलरी प्रोमिनेंस है ये मीडियल नेजल प्रोमिनेंस के साथ फ्यूज़ नहीं करेगी तो ये हो जाता होता है। सो ये बड़ा कॉमन फिजिकल डिफेक्ट है। द लिप शुड नॉर्मली फ्यूज बाय 35 days ऑफ यूटेराइन एज। Since failure of lip fusion can impair the subsequent closure of the palatal shelf, cleft lip in association with cleft, तो ये दोनों associated होते हैं, क्योंकि जो लिप फ्यूजन जो होती है ना, अगर इसका फेलियर हो जाए तो सब्सिक्वेंट क्लोजर ऑफ जो पैलेटल शेल्स होते हैं वो भी इम्पेयर हो जाते हैं और क्लेफ्ट पैलेट भी हो जाता है। क्लेफ्ट पैलेट ये क्या होता है? ओपनिंग इन द रूफ ऑफ माउथ ड्यू टू फेलियर ऑफ पैलेटल शेल्फ टू कम फुली टुगेदर इज नोन एज क्लेफ्ट पैलेट। एटियोलॉजी क्या हो सकती है इसके अंदर? जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, फैमिली फैक्टर्स, एनवायरमेंटल, मैटरनल, एपिलेप्सी हो सकती है, स्टीरॉइड्स हो सकते हैं, डायज़ेपम, फेनेटोइन, इसमें फॉलिक एसिड आप अगर नहीं लिया, सही है, जेनेटिक फैमिली, तमाम चीज़ें हो सकती हैं। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? एक तो कॉस्मेटिक एक बहुत बड़ा मसला है, फीडिंग डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, नेज़ल रिगर्गिटेशंस हो सकती हैं, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती हैं, तो ये पूछ लेता होता है, तो ये आप मार्क कर लीजिएगा। तो मैनेजमेंट क्या होती हैं? क्लेफ्ट पैलेट के अंदर हमारे पास 2 प्रोसीजर्स क्लेफ्ट लिफ्ट के अंदर 2 प्रोसीजर्स यूज़ किए जाते हैं। एक मिलार टेक्निक होती है और एक टेनिसन रेंडाल टेक्निक होती है। तो ये 2 टेक्निक्स हैं, मिलार टेक्निक और टेनिसन रेंडाल टेक्निक। क्लेफ्ट पैलेट के अंदर हम प्लेटोप्लास्टी किया करते हैं। ये क्वेश्चन आता होता है कि टाइमिंग ऑफ रिपेयर बताएं। क्लेफ्ट लिप के लिए जो है ना 6 months और क्लेफ्ट पैलेट के लिए जो है ना आइडियल टाइम ऑफ रिपेयर 18 months है, सही है। अगर पेशेंट हैज़ क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, देन लिप हम 6 months पे करते हैं और पैलेट को हम 18 months पे करते हैं। अगर दोनों चीज़ें हैं तो ये एक स्टेज जो या फिर कहते हैं 2 stage हमारे पास होता है। सो हमारे पास सिनेरियोज जो आए हुए हैं, न्यूनेट, यूनिलैटरल, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट है। तो आइडियल टाइम क्या है? क्लेफ्ट लिप और सॉफ्ट पैलेट के लिए हम इसने लिखा हुआ है 5 to 6 months करते हैं, और हार्ड पैलेट और गम के लिए हम 15 to 18 months करते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? तो उसके अंदर आप कुछ ऐड कर लें तो कॉस्मेटिक इशू हो सकता है, ठीक है, हेयरिंग डिफेक्ट हो सकता है, स्पीच डिले हो सकता है, क्योंकि माउथ और पैलेट का बहुत एक बड़ा रोल होता है, ठीक है। इसी तरह फीडिंग डिफिकल्टीज हो सकती है, नेजल रिगर्गिटेशन हो सकती है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, डिस्टॉर्शन ऑफ टीथ ग्रोथ हो सकती है। तो इसके अंदर आप 2 points और ऐड कर लीजिएगा इसकी प्रॉब्लम्स ऑफ क्लेफ्ट लिप के अंदर, हेयरिंग डिफेक्ट और स्पीच डिफेक्ट आप कर सकते हैं। इसी तरह उसने पूछा हुआ एक बच्चा है, उस लीकेज हो रही है फीड की, तो आप क्या करेंगे? डायग्नोसिस क्या और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सो सर्जिकल रिपेयर क्लेफ्ट लिप की आपको पता है 6 months में मिलार टेक्निक और टेनिसन रेंडाल टेक्निक करते होते हैं, और क्लेफ्ट पैलेट के लिए हम प्लेटोप्लास्टी करते होते हैं, ठीक है। और बाकी हमने साथ उसकी देखना होता है कि बाकी जो लॉन्ग टर्म रिव्यू ऑफ हेयरिंग, स्पीच, फेशियल ग्रोथ, बाकी चीज़ें ठीक हैं या नहीं ठीक।
इसी तरह बच्चा दिया हुआ ऑफ क्लेफ्ट पैलेट है. व्हाट इज अ प्रो मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू विच मे बी मैनेज इन द फर्स्ट मंथ आफ्टर बर्थ. फीडिंग डिफ़िकल्टीज़ हैं जिनको इश्यूज आते हैं सब पहले मंथ के अंदर. डेवलपमेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वही स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट में आ सकते हैं. डेंटल और ऑर्थोडोंटिक इशू हो सकते हैं. हेयरिंग या एयर हेल्थ के अंदर मसला आ सकता है, उसकी डेवलपमेंट के अंदर आ सकता है. फीडिंग मसला है, ठीक है, ये तमाम ऐसे हैं. अच्छा, व्हाट आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑन द लेटर फेज ऑफ रिपेयर विद द क्लेफ्ट पैलेट ड्यूरिंग एल्वियोलर बोन ग्राफ्टिंग. सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स इन द लेटर फेज ऑफ रिपेयर यूजिंग एल्वियोलर बोन ग्राफ्टिंग, एक तो आपने क्लोजर ऑफ द एल्वियोलर क्लेफ्ट करना है, इम्प्रूव डेंटल एंड ऑर्थोडोंटिक आउटकम्स, रिस्टोरेशन ऑफ फेशियल एस्थेटिक्स, प्रिपरेशन ऑफ फर्दर ऑर्थोडोंटिक एंड ऑर्गोनोथिक प्रोसीजर्स. ये आप पास पेपर से पढ़ लीजिएगा कि उसने पूछा हुआ है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स जो है ना लेटर फेज ऑफ रिपेयर विद द क्लेफ्ट पैलेट क्या हो सकते हैं. एक तो क्लोजर ऑफ द एल्वियोलर क्लेफ्ट, ठीक है, improved orthodontic and dental outcomes, restoration of facial aesthetics और preparation for the further procedures. तो ये आपके पास जो है ना ये चैप्टर तकरीबन इसके अंदर ये चीज़ें ही हैं. तो अगर आपके पास जो है ना ये फ्रैक्चर्स आ जाते होते हैं, तो जिसमें पहले सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ का जिक्र किया हुआ है, दे शुड बी रिपेयर्ड प्राइमरली. जो भी डिवाइटलाइज टिश्यू होता है उसको एक्सरसाइज करते हैं और वाउंड को हम इरीगेट करते होते हैं सैलिन वगैरह से. और एनाल्जेसिया, एंटीबायोटिक्स, टेटनस, प्रोफिलैक्सिस आपने देना होता है. फेशियल नर्व जो है ना उसकी नर्व इंजरी हो सकती है सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के अंदर. पेरोटिड डक्ट की इंजरी हो सकती है. इसी तरह फ्रैक्चर्स में क्या क्या हो सकते हैं तो हमारे पास जो फेशियल स्केलेटल होता है उसको हम डिवाइड करते हैं अपर थर्ड फ्रैक्चर्स के अंदर, मिडल थर्ड के अंदर और लोअर थर्ड के अंदर. सही है. अपर थर्ड के अंदर हमारे पास फ्रंटल बोन आ जाती है, पैराइटल बोन आ जाती है. और इसी तरह मिडल थर्ड के अंदर हमारे पास ही मैक्सिला, जाइगोमैटिक बोन, नेज़ल एथमॉइड बोन आ सकती हैं. ठीक है. तो इसके मिडल थर्ड के अंदर हम लीफॉर्ट 1, लीफॉर्ट 2, लीफॉर्ट 3 प्रोसीजर्स करते होते हैं. क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो स्वेलिंग, सब कंजक्टाइवल हैमरेज हो सकता है, CFF राइनोरिया हो सकता है. CT स्कैन हम करवाया करते हैं. ट्रीटमेंट, ये जर्नल जो ट्रीटमेंट है वो आपको पता है. ATLS आपने देखना है. इमीडिएट आपने जो है एयरवे रिस्टोर करना होता है. ठीक है. ट्रेकियोस्टमी, ETT या क्रिकोथायरॉइड, एनाल्जेसिया, एंटीबायोटिक्स, टेटनस, प्रोफाइलैक्सिस देना होता है. सही है. या कोई ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो आपने उसको रोकना है. इंट्रा जो क्रेनियल इंजरीज है वो आपको आपने देखना होता है. अच्छा, इसी तरह का मैक्सिलरी फ्रैक्चर हैं तो उसके अंदर हम इंटरडेंटली वायरिंग कर देते हैं या इंटर मैक्सिलरी वायरिंग कर देते हैं. और ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन भी होती है. ये इंटरडेंटल वायरिंग होती है, इंटर मैक्सिलरी. सही है. इसी तरह जाइगोमैटिक फ्रैक्चर्स होते हैं. सही है. ओपन और रिडक्शन की सकती हैं, वायर फिक्सेशन. इसी तरह ऑर्बिटल ब्लो आउट फ्रैक्चर्स होते हैं अगर डायरेक्ट पंच लगे या ट्रॉमा हो. सो ये बेसिकली डायरेक्ट ट्रॉमा हो जाए तो इसके अंदर जो हमारे ऑर्बिटल कॉन्टेंट्स होते हैं ये मैक्सिलरी एंट्रम के अंदर जो है ना वो हर्निएट कर सकते हैं, लीडिंग टू एनाप्थॉल्मस एंड डिप्लोपिया. और रेफरल और अर्जेंट ट्रीटमेंट इज़ वेरी नेसेसरी. मैंडिबल का फ्रैक्चर, लोअर थर्ड का जो फेशियल फ्रैक्चर होता है, इट लीड्स टू मैंडिबल. कॉन्डाइल इसका वीकेस्ट पार्ट होता है और मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर साइड होती है. और उसके बाद एंगल ऑफ मैंडिबल भी फ्रैक्चर हो सकता है और रीजन ऑफ केनाइन टूथ. एक क्वेश्चन आया हुआ था, 25-year-old मोटर साइकिलिस्ट है, उसका एक्सीडेंट हुआ है और माइल्ड ब्लीडिंग हो रही है लोअर लेबियल सल्कस से. एक्सरे शोज फ्रैक्चर ऑफ मैंडिबल थ्रू द राइट केनाइन फोसा. तो कैसे आप इसको मैनेज करेंगे? तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर आप एक्सरे करवा सकते हैं. क्लिनिकल एंड रेडियोलॉजिकल असेसमेंट, इसके अंदर ना लिखा उसने पेनोरॉक्स और टाउन व्यूज एक्सरे. पेनोरॉक्स और TOWNE' व्यू एक्सरे. और इनिशियल मैनेजमेंट वो ATLS वाली होगी. ATLS, ट्रेकियोस्टमी और क्रिकोथायरॉइडेक्टमी करनी. लेकिन इसके अंदर एक आपने बात रखनी है, अवॉइड ETT इंसर्शन. ठीक है. ट्रेकियोस्टमी या फिर इसी तरह एनाल्जेसिक्स, एंटीबायोटिक्स, टेटनस, प्रोफाइलैक्सिस. स्पेसिफिक मैनेजमेंट के अंदर यहाँ पर हमारे पास लिखी हुई है क्लोज या फिर ओपन टेक्निक्स. इन क्लोज टेक्निक्स फ्रैक्चर आर रिड्यूस्ड एंड फिक्स्ड बाय इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन. ठीक है. तो ये हमारे पास हो सकती है. ओपन टेक्निक के अंदर हम इसको ओपन करते हैं और मैंडिबुलर प्लेट लगा सकते होते हैं. ठीक है. ओपन या फिर क्लोज रिडक्शन की जा सकती है. ओपन क्लोज के अंदर इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन होती है
और क्लोज के ओपन के अंदर हम मैंडिबुलर प्लेट लगा देते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ये इसका SAQ आया हुआ है। बाकी जो मोस्ट कॉमन साइट होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि कंडाइलर जो नेक होती है ना, कंडाइलर नेक, ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर के अंदर और कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। इसके बाद हमारे पास नेक ट्रॉमा है। इसके अंदर से कोई ऐसा तो सवाल नहीं आया हुआ, तो इसने ब्लंट नेक ट्रॉमाज का जिक्र किया हुआ है। पेनिट्रेटिंग इंजरीज में इसने रीजन्स बनाए हुए हैं। बिटवीन द क्लेविकल एंड क्रीकॉइड कार्टिलेज जो है, ये रीजन 1 है, जोन 1 है। क्रीकॉइड कार्टिलेज और हायोइड बॉइंट जोन 2 है, और अबव एंगल ऑफ मैंडिबल जो है ये जोन 3 है। ठीक है, सो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। जोन 1 के अंदर उसने हीमोडायनामिकली अनस्टेबल पेशेंट्स हैं, उनको आपने नेक एक्सप्लोरेशन करनी है। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। इसी तरह आपके पास जोन 2 है और जोन 3 इसी तरह। इसमें तो कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, अगर आप रीड करना चाहें तो कर लें। आगे हमारे पास डेंटल सर्जरी है। इसमें से एक चीज़ आई हुई है एमीलोब्लास्टोमा, ये आप कर लीजिएगा। इट इज़ अ वेरिएंट ऑफ बेसल सेल कार्सिनोमा विच यूजुअली अराइजेज फ्रॉम द एपिथेलियम ऑफ एनामल ऑफ टूथ। इट इज़ यूजुअली मैलिग्नेंट ट्यूमर एंड इट नाइदर स्प्रेड्स थ्रू लिम्फ नोड नॉर थ्रू ब्लड। सो ये लोकली एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है, अपने बात याद रखनी है। इट प्रेजेंट विद स्मूथ एंड हार्ड स्वेलिंग इन द जॉ, यूजुअली इन द मैंडिबल नियर द एंगल। और इसके अंदर सर्जिकल रिसेक्शन करते हैं और हेमी मैंडिबलेक्टमी करते होते हैं। तो ये इसका सब क्वेश्चन और सिनेरियो आए हुए हैं। सो इसमें आपने जो डायग्नोस्टिक पॉइंट है, स्वेलिंग आपकी नियर मैंडिबल के एंगल के ऊपर होगी। ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव पेनलेस एग शेल क्रैकिंग आती होती है इसके अंदर ना, ये आप याद रखिएगा। सो एन ओल्ड वीमेन प्रेजेंट विद इंटरमिटेंट एंड पेनलेस स्वेलिंग अंडर जॉ। द एक्सरेज शो well defined moderately large calcific density projective under the body of mandible। ठीक है, सो ये लार्ज कैल्सिफिक डेंसिटी अगर ये अंडर द जॉ आए तो आपने एमीलोब्लास्टोमा। ठीक है, तो आपने उसने पूछा हुआ है कि व्हाट अदर रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस आप कर सकते हैं एक्सरे के अलावा, CT और MRI। ट्रीटमेंट क्या है, तो हमारे पास सर्जिकल रिसेक्शन ऑफ मैंडिबल हो सकती है या हेमीबलेक्टमी हो सकती है विद रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मैंडिबल, ये आप नोट कर लीजिएगा। इसी तरह उसने एक पेनलेस स्वेलिंग दी है राइट मैंडिबुलर एंगल पे, देयर इज़ अ बोन स्वेलिंग। ठीक है, एग्जामिनेशन रिवील्स अ बोन स्वेलिंग, एक्सरे कन्फर्म्स इट टू बी अ बोन सिस्ट। सही है, आप इसके डिफरेंशियल्स बताएं तो उसने बताया हुआ है एमीलोब्लास्टोमा ऑफ मैंडिबल, ऑस्टियोक्लास्टोमा। ठीक है, और डेंट्रेजिनस सिस्ट, डेंटल एब्सेस, जॉइंट सेल रेपैरेटिव ग्रैनुलोमा। और उसने पूछा हुआ क्लिनिकल फीचर्स और ट्रीटमेंट ऑफ एमीलोब्लास्टोमा। ट्रीटमेंट आपको पता है, सर्जिकल रिसेक्शन होती है, सेगमेंटल रिसेक्शन होती है और हेमीबलेक्टमी होती है। और फीचर्स के अंदर आपके पास स्वेलिंग होती है। ठीक है, स्वेलिंग इन जॉ नियर मैंडिबुलर एंगल, ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव होती है, एग शेल क्रैकिंग मिल सकती है। ठीक है, और स्मूथ एंड हार्ड विद इंटैक्ट इनर टेबल। ठीक है, सो स्वेलिंग इन जॉ नियर मैंडिबल एंगल, इट इज़ ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव, पेनलेस, और साथ आपने एग क्रैकिंग। तो आपने याद रखना है कि ये जो है स्मॉल पेनलेस स्वेलिंग होती है यूजुअली इन द मैंडिबल नियर द एंगल, एग क्रैकिंग इसकी है। बाकी डेंटल सिस्ट है, डेंट्रेजिनस सिस्ट है। सही है, इट डेंट्रेजिनस सिस्ट इज अ सिस्ट व्हिच अराइजेस फ्रॉम द डेंटल एपिथेलियम ऑफ एन अनइरप्टेड टूथ। सही है, और इट अकर्स ओवर द क्राउन ऑफ अनइरप्टेड टूथ। और इसके अंदर हमारे पास पेनलेस स्वेलिंग ऑफ जॉ होती है जो कि स्मूथ और हार्ड होती है। बायोप्सी इसको एमीलोब्लास्टोमा से डिफ्रेंशिएट करती है। सो एमीलोब्लास्टोमा का एक दो डिफरेंशियल होता है वो डेंट्रिजिनस सिस्ट होती है। ठीक है, बाकी डेंटल एब्सेस भी हो सकती है। अगर डेंटल कैरीज लिखा हुआ है तो ये मेरा ख्याल है ज़्यादा जो दूसरे सब्जेक्ट वाले हैं, BDS वाले, उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो बाकी एक क्वेश्चन आ गया है ट्रेकियोस्टमी का, बल्कि ट्रेकियोस्टमी से पहले दो क्वेश्चन पीछे ना लिम्फेडेनाइटिस के अंदर से आए हुए थे जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं है। दो सिनेरियोज हैं तो मैं आपको कवर करा देता हूँ। सो a 20-year-old male presented with discharging sinus in the posterior triangle of neck. Examination revealed multiple lymph nodes matted together in the posterior. सही है,
सो जिसमें आपके पास जहाँ पर भी मैटेड लिम्फ नोड्स आ जाए ना, नेक नोड्स आ जाए, लिम्फ एडेनाइटिस, तो आपने टीबी समझ जाना है। तो ट्यूबरकुलस लिम्फ एडेनाइटिस लीडिंग टू डिस्चार्जिंग साइनस, ठीक है। उसने उसकी पैथोफिजियोलॉजी पूछी हुई है, सही है, और इसकी मैनेजमेंट, ठीक है। तो पैथोफिजियोलॉजी में उसने ये लिखा हुआ है ट्यूबरकुलस लिम्फ एडेनाइटिस लीडिंग टू डिस्चार्जिंग साइनस। इन्वेस्टिगेशंस क्या, वो टीबी वाली आप सबसे पहले तो ब्लड एग्जामिनेशन, सीबीसी करा लें, सीआरपी, ईएसआर, स्पूटम स्टेनिंग, जील नेल्सन, ठीक है, और यूरामिन फ्लोरेसेंस, स्प्यूटम कल्चर करा सकते हैं, कल्चर में लोएंस्टीन जेनसन, सही है, और चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं, एपीलेटरल ट्यूबरकुलेंट स्किन टेस्ट करा सकते हैं, सीरोलॉजी करा सकते हैं, नीडल बायोप्सी करा सकते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर आपके पास एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी होती है। 2 मंथ्स आपने वो 4 ड्रग्स देने होते हैं, HRZE, सही है, और आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, सही है, पायरिजिनामाइड, इथेम्ब्यूटोल, फॉलोड बाय HR, ठीक है। पहले 2 महीने आपने 4 देनी है, और फिर 4 महीने के अंदर आपने आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन कर देनी होती है। इसके साथ जो आपने एक तो ट्रीटमेंट दे दिया, साथ एक्सीजन ऑफ एब्सेस करनी होती है विद द सराउंडिंग कैप्सूल। तो इन्वेस्टिगेशन आप देख लीजिएगा, ब्लड एग्जामिनेशन है, स्प्यूटम की स्टेनिंग के अंदर आप जील नेल्सन यूज़ करते हैं मीडिया, स्प्यूटम कल्चर के लिए आप लोएंस्टीन जेनसन मीडियम या फिर मिडलब्रुक एगर इस्तेमाल करते हैं, सही है। इसी तरह ये जो होती है ना स्प्यूटम कल्चर, इसकी कंफर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए इंपॉर्टेंट होती है। एक्सरे के अंदर आपको यूनिलैटरल हाइलाइन इन्लार्जमेंट मिल सकती है, सही है। ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट या मेंटॉक्स टेस्ट कर सकते हैं लेटेंट टीबी के लिए। इस तरह नैट कर सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट कर सकते हैं, सीरोलॉजी आप देख सकते हैं, ड्रग सेंसिटिविटी, नीडल बायोप्सी, तो ये आप कर सकते हैं। इसी तरह कोई क्वेश्चन आया था इसमें से कि अ 15-year-old सैनिटरी वर्कर प्रेजेंट्स विद स्लो ग्लोइंग लंप ऑन द राइट साइड ऑफ नेक, एग्जामिनेशन रिवील्स इनलार्ज मैटेड लिम्फ नोड्स। तो ये हमारे पास ट्यूबरकुलस लिम्फ एडेनाइटिस आएगा, ये बात आपने याद रखनी। बाकी इन्वेस्टिगेशन सेम ही वही वाली हैं। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन थी, व्हाट आर द कॉमन कॉजेज ऑफ लिम्फ नोड इनलार्जमेंट इन पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। आप इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे कंफर्म करेंगे, और जब आप नोड निकाल लेंगे तो क्या चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो कॉजेज ऑफ लिम्फ एडिनोपैथी इन पोस्टीरियर, एक तो रिएक्टिव हाइपरप्लेसिया हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी जो कॉजेज के अंदर ना रिएक्टिव हाइपरप्लेसिया। इसी तरह इन्फेक्टिव कॉजेज के अंदर एक तो आप ये याद कर लें, वायरल के अंदर इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, और HIV के अंदर ये हो सकता है, बैक्टीरियल के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, एक्टिनोमाइसिस, TB, प्रोटोजोआ के अंदर टॉक्सोप्लाज्मोसिस। उसके बाद न्यूप्लास्टिक कॉज जिसके अंदर नोड्स इनलॉज हो सकते हैं, लिम्फोमा प्राइमरी के अंदर लिम्फोमा, सेकेंडरी न्यूप्लास्टिक कंडीशन के अंदर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, नोन और ओकल्ट प्राइमरी। ये हमारे पास लिम्फ एडिनोपैथी के कॉजेज हैं नेक के अंदर। सबसे पहले हमारे पास इन्फ्लेमेटरी में रिएक्टिव हाइपरप्लेसिया, इन्फेक्टिव के अंदर वायरल, बैक्टीरियल और प्रोटोजोआ, वायरल के अंदर HIV और इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, बैक्टीरियल के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, एक्टिनोमाइसिस, प्रोटोजोआ के अंदर टॉक्सोप्लाज्मोसिस, न्यूप्लास्टिक के अंदर प्राइमरी के अंदर लिम्फोमा, सेकेंडरी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, नॉन प्राइमरी एंड ओकल्ट प्राइमरी, ये आपके पास न्यूप्लास्टिक कंडीशन हो सकते हैं। बाकी उसने इन्वेस्टिगेशंस पूछी हुई हैं। इन्वेस्टिगेशन में आप क्या कर सकते हैं, हम ये ऊपर वाली कंडीशंस को दें, हिस्ट्री एग्जामिनेशन कर सकते हैं, मेंटॉस टेस्टिंग कर सकते हैं फॉर TB, FNAC कर सकते हैं, CT MRI करा सकते हैं, CT चेस्ट करा, एक्सरे CT चेस्ट करवा सकते हैं, स्प्यूटम कल्चर करा सकते हैं, रूटीन CBC ESR। अभी आपने देख लें जितनी चीज़ें आपके जहन के अंदर आती हैं तो आप उसको लिख लें। और उसने जो प्रिकॉशंस ड्यूरिंग एक्साइजिंग द लिम्फ नोड वो पूछा हुआ है कि क्या आप लेंगे। सो लिम्फ नोड्स आर कॉमनली रिलेटेड टू द इंटरनल जगुलर वेन, कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड वेगस नर्व, ठीक है। अ पोर्शन ऑफ इंटरनल जगुलर वेन एंड स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड में रिक्वायर एक्सीजन, टेकिंग कंसिडरेबल केयर टू अवॉइड डैमेज टू द वेगस नर्व एंड सर्वाइकल सिम्पैथेटिक ट्रंक। तो ये जो नोड्स होते हैं ऑब्वियसली इंटरनल जगुलर वेन है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, वेगस नर्व है, इसके साथ रिलेटेड हैं, सही है। तो यू हैव टू टेक वेरी केयर। और सम कंडीशंस के अंदर में इंटरनल जगुलर वेन या स्टर्नोमास्टॉइड जो है मसल, उसको भी जो है वो रिमूव करना पड़ जाता होता है, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो इसके लिए हमने कॉशंस लेना होता है, सही है। बाकी हमारा
हमारे पास ट्रेकियोस्टमी का एक क्वेश्चन आया हुआ है। सो उसने पूछा हुआ है कि एक तो कॉम्प्लिकेशन और ट्रेकियोस्टमी इंडिकेशंस बताएं, और ये मेरा ख्याल है ज़्यादा तो वैसे थायराइड का क्वेश्चन होगा, लेकिन चले यहाँ पर अब लिखा हुआ है तो मैं आपको कवर करा देता हूँ। बाकी इस पास पेपर वाले ने तो आगे वो थायराइड सर्जरी के क्वेश्चन भी लिखे हुए, लेकिन वो मेरा ख्याल है आपके जो एंडोक्राइनस के अंदर होंगे। तो स्टेप्स ऑफ इमरजेंसी उसने ना ट्रेकियोस्टमी लिखा हुआ है। सो उसमें patient lies supine with the pillow under shoulder, so neck is extended, vertical incision in the midline of neck and dissect tissues in midline, separate the strap muscles or retract laterally, displace the thyroid isthmus upward, inject few drops of lignocaine in the trachea, fix trachea with hook and open it with vertical incision in the region 3rd or 4th या फिर 2nd and 3rd rings and convert into a circular opening. इंसर्ट ट्रेकियोस्टमी ट्यूब ऑफ अप्रोप्रिएट साइड। ठीक है। सो सबसे पहले आप पेशेंट आपका लाई सुपाइन होगा विद द पिलो अंडर द शोल्डर्स, वर्टिकल इंसीजन देनी है मिड लाइन ऑफ नेक के अंदर, मिड लाइन स्ट्रक्चर्स को आपने डायसेक्ट करना है, स्ट्रैप मसल्स को आपने सेपरेट करना है या रिट्रैक्ट कर देना है, इस्थमस को ऊपर अपर डिस्प्लेस कर देना है, लिग्नोकेन कुछ लगाना है। सो आपने ट्रेकिया को फिक्स करना है विद द हुक और एक वर्टिकल इंसीजन देनी है 3rd और 4th रिंग के अंदर या फिर 3rd और 2nd रिंग के अंदर, उसको सर्कुलर ओपनिंग के अंदर कन्वर्ट करना है और एक ट्रेकियोस्टमी ट्यूब डाल देनी है। इंडिकेशंस क्या हो सकती हैं? आप इसके अंदर रिस्पायरेटरी इंडिकेशंस हो सकती हैं, कोई सिक्रीशंस रिटेन रह गई हैं या रिस्पायरेटरी इनसफिशिएंसी, रिस्पायरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, फॉर एग्जांपल इन्फेक्शंस, ट्रॉमा, न्यूप्लाज्म, फॉरेन बॉडी लैरिंग्स, एडीमा लैरिंग्स, रिटेन सिक्रेशंस, inability to cough, painful cough, aspiration of pharyngeal, respiratory insufficiency, COPD। आपको याद होगा ये इंडिकेशन हमने पढ़ी थी इसके अंदर ENT के अंदर, अगर आपको याद हो। सो ये आपने याद रखना है कि रिस्पायरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन इज अ इंडिकेशन, रिस्पायरेटरी इनसफिशिएंसी और रिटेन्ड सिक्रीशंस। रिस्पायरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन जो है इन्फेक्शन में हो सकती है, ट्रॉमा, न्यूप्लाज्म, फॉरेन बॉडी लैरिंग्स, एडीमा के अंदर। रिटेन्ड सिक्रीशंस जो होती हैं उसके अंदर इनएबिलिटी टू कफ होती है, पेनफुल कफ होती है या एस्पायरेशन हो रही है सिक्रीशंस की। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? आपको याद होगा हमने 3 तरह क्लासीफाई किया था इसको, इमीडिएट, इंटरमीडिएट और लेट कॉम्प्लिकेशन। इमीडिएट में आप देख लें आपको हैमरेज हो गया है, एपनिया हो गया, नीमोथोरेक्स हो गया, एस्पिरेशन ऑफ ब्लड हो गई है, इसोफेगस की इंजरी हो गई है। इंटरमीडिएट के अंदर कोई ट्यूब डिस्प्लेस हो गई है या वहाँ पर कोई सिक्रीशन का इशू हो गया है। सेकेंडरी हैमरेज हो गया है, ट्रेकियाइटिस हो गया है, ट्रेकियोब्रोंकाइटिस हो गया है, एटिलेक्टेसिस हो गया है, लंग एब्सेस हो गया है, सही है, लोकल वूंड इन्फेक्शन, ग्रैनुलोमा बन गया है। लेट कॉम्प्लिकेशन के अंदर हैमरेज या लेरेंजियल, इसमें ज़्यादा स्टीनोसिस आया करते होते थे, ये वो वही लिखे हुए मेरा ख्याल है ENT वाले। लेरेंजियल या ट्रेकियल स्टीनोसिस है, ट्रेकिया फिस्टुला, कोई फिस्टुला बन सकता है, परसिस्टेंट ट्रेकियोक्यूटेनियस फिस्टुला बन सकता है, ट्रेकियोस्टमी स्कार है, कीलॉइड फॉर्मेशन हो सकती है, इस तरह। तो आपने इमीडिएट में आप देख लें हैमरेज, एपनिंग, नीमोथोरेक्स या फिर इंजरी रिकरेंट लेरेंजियल की, एस्पिरेशन ऑफ ब्लड। इंटरमीडिएट में ट्यूब रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, हैमरेज हो सकता है, एम्फाइसीमा हो सकता है, ट्रेकियाइटिस हो सकता है, एटिलेक्टेसिस। लेट के अंदर स्टीनोसिस, लेरेंजियल, ट्रेकियल स्टीनोसिस, इसोफेजियल फिस्टुला, ट्रेकियोक्यूटेनियस फिस्टुला, ट्रेकियोस्टमी स्कार, कीलॉइड, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। सो ये आपका जो चैप्टर है ये कवर हो जाता है। बाकी आगे मैंने आपको पहले बताया था कि आगे ग्वाइटर के सवाल हैं और वो थायराइड वो आप एंडोक्राइन के अंदर कवर करेंगे। सो ये जो हेड एंड नेक सर्जरी का मैंने तमाम कोशिश की आपको डोगर से भी कवर करा दूँ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स वहाँ से भी कवर करा दूँ पास पेपर से। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।